ओके दोस्तों, तो आज अपने करने वाले हैं सप्लाई का पार्ट 2। आज है अपना क्लास नंबर 3। हमने और दो क्लास में क्या किया, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन खत्म किया, उसके बाद हमने सप्लाई का पार्ट 1 खत्म किया। आज अपने करने वाले सप्लाई का पार्ट 2, जिसमें कि अपने देखने वाले हैं शेड्यूल 2 को और शेड्यूल 3 को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड हाँ, इसका ध्यान रखना, सिर्फ मीम नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है। सिर्फ मोटिवेशन और लेक्चर से नहीं होगा, रिविजन करना पड़ेगा। सर हम तो आपकी क्लास में आए हैं, हमें रिवीजन की क्या जरूरत है? अरे रिवीजन की जरूरत है, चल करवाता हूँ रिवीजन। कल अपने क्या क्या पढ़े थे? कल अपने सबसे पहले पढ़े थे सप्लाई के बारे में। सप्लाई कब होता है? सप्लाई तब होगा जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे। गुड्स एंड सर्विसेज होगा, कंसिडरेशन होगा, बिजनेस होगा। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? शेड्यूल 1 बोलता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है ना, फिर भी हम उसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। शेड्यूल 3 बोलता है अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे, सप्लाई भी होगा ना, फिर भी हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले आता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होता है? एनीथिंग विच इज मूवेबल इज गुड्स, एंड सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। दोनों में से मनी और सिक्योरिटी को एक्सक्लूड किया हुआ है, यानी मनी 100 रुपया दिया, 100 रुपया लिया, कोई जीएसटी नहीं आएगा। बट 100 रुपया दिया और 110 रुपए लिए, तो जो 10 रुपए है ना, उस पर जीएसटी आएगा। बट हाल फिलहाल के लिए उसको एग्जाम करके रखा हुआ है। ओके, ये हमको समझ में आया। सिमिलरली सिक्योरिटी के लिए भी अब ब्रोकरेज पे लगता है, बाकी शेयर का परचेज और सेल पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। सप्लाई मतलब क्या होता है? सब कुछ सप्लाई होता है एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग, लाइक सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, रेंटल, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो वो सब कुछ सप्लाई है। अब हमने देखा हमने देखा सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम देख रहे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? कोई भी पेमेंट या तो हमने कर दिया है, या तो हम करेंगे, और या तो हम करने वाले हैं। सब कुछ कवर है, या तो मनी में या अदरवाइज, इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ। किस लिए कर रहे हैं पेमेंट? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, या दोनों के लिए? और मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट एंड फॉर बियरेंस, इसको सेपरेटली देखेंगे। फिर हमने देखा डोनेशन वाला क्लैरिफिकेशन, जिसमें हमने कंसिडरेशन के बारे में समझा। कंसिडरेशन के बारे में हमने ये समझा था कि क्विड प्रो क्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समथिंग फॉर समथिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो कंसिडरेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। डोनेशन के लिए तो एकदम सिंपल सा पॉइंट था, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो वो पर्सनल नेचर का हो जाएगा। पर्सनल नेचर का हो जाएगा तो कोई जीएसटी नहीं आएगा। क्या तीन कंडीशन है? गिफ्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देना, उसका कैरेक्टर गिफ्ट होना चाहिए, फिलेंथ्रोपिक पर्पस के लिए होना चाहिए, कोई भी कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट उससे नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा अगर आर्टिस्ट एग्जीबिशन में अपना कोई भी सेंड करता है आर्ट, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं आता, बिकॉज वहां से कोई सेल नहीं होता, वो बस एग्जीबिशन पर्पस के लिए। अब बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस मतलब सब कुछ जो हम जानते हैं वो तो बिजनेस होता ही होता है। बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड वोकेशन, यानी फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी कुछ भी मैटर नहीं करती है। मेरा सिंगिंग वाला एग्जांपल अगर याद होगा तो। हाँ सर, हमको अच्छे से याद है। उसके बाद फिर हमने देखा था कॉस्ट पेट्रोलियम। अगर अपने एक्सट्रैक्शन करते हैं और एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो कॉस्ट पेट्रोलियम होता है वो टैक्सेबल नहीं होता, बिकॉज कोई कंसिडरेशन नहीं होता। कॉस्ट पेट्रोलियम मतलब एक्सट्रैक्शन करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन को कॉस्ट पेट्रोलियम बोलते हैं। प्रॉफिट पेट्रोलियम जो डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन द कंपनी एंड द गवर्नमेंट, वो टैक्सेबल होता है, बट हाल फिलहाल के लिए उसको एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। ये देख लिया। फिर हमने देखा मनी। मनी टैक्सेबल नहीं होता, बिकॉज उसको एक्सक्लूड किया। सिमिलरली सीपीसीडी भी टैक्सेबल नहीं होता है। डेरिवेटिव सिक्योरिटी होता है, टैक्सेबल नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता तो सप्लाई नहीं होती है, सप्लाई नहीं होती है तो जीएसटी नहीं आता है। बट फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व है तब वो टैक्सेबल हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, बिकॉज मूवेबल है तो वो गुड्स हो जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्सेबल हो जाएगा। सिक्योर्ड डेट टैक्सेबल नहीं होता बिकॉज ये सिक्योरिटी होता है। ट्रांजैक्शन इन इंस्ट्रूमेंट टैक्सेबल नहीं होता बिकॉज इसको एक्सक्लूड किया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। इंटरेस्ट और डिस्काउंट टैक्सेबल होता है, बट हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। एक होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी का शेयर खरीदा, कोई जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज ये सप्लाई है ही नहीं। ये बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था। ऑनलाइन गेमिंग के लिए बहुत अमेंडमेंट्स है, तो उसको एक ही साथ पकड़ेंगे जब सारे अमेंडमेंट एक साथ आ जाएंगे अपने पास, सारे चैप्टर जब अपने कर लेंगे। फिर हम आए थे शेड्यूल 1 की तरफ। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? कंसिडरेशन या फिर भी सप्लाई, यानी डीम्ड सप्लाई। सबसे पहला कंडीशन बिजनेस एसेट होना चाहिए, आईटीसी उस पर लिया हुआ होना चाहिए और उसको अपने परमानेंटली डिस्पोज करे तो ही डीम्ड सप्लाई। अच्छा, शेड्यूल 1 में आने का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यह है कि कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, तभी शेड्यूल 1 में आना, अदरवाइज शेड्यूल 1 में मत आना। फिर बात करते हैं
रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए भी थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन अगर सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज की इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको बोलते हैं डीम्ड सप्लाई। रिलेटेड पर्सन मतलब क्या होता है? डायरेक्टर, ऑफिसर, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, शेड्यूल 3 में देखेंगे। वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, या दो पर्सन मिलकर किसी एक को कंट्रोल करता है, या एक दो को कंट्रोल करता है, तो वो सारे रिलेटेड हो जाते हैं। एंड रिलेशन के लिए 25% और मोर ऑफ द शेयर होल्डर भी मेरा रिलेटेड हो जाता है, जिसके पास 25% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर है। एंड मेंबर ऑफ सेम फैमिली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। मेंबर ऑफ सेम फैमिली में क्या क्या आ जाता है? दो चीज होते हैं, कंडीशनल एंड ऑलवेज। ऑलवेज मतलब स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ऑलवेज योर रिलेटिव। कंडीशनल ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये तभी रिलेटिव बनेंगे ये जब आप पे होली डिपेंडेंट है। अगर ये लोग इंडिपेंडेंट है तो नहीं बनेंगे। कल हमने ढेर सारे एग्जांपल किए थे, बहुत मजा आया था उस एग्जांपल को करके। तो हमने ये वाली चीज देखी। फिर डिस्टिंक्ट पर्सन अभी एक ही साथ एक्सप्लेन कर देंगे। प्रिंसिपल एंड एजेंट के लिए तो सिंपल सी बात बोली, फर्दर सप्लाई का इनवॉइस किसके नाम पे। ऐसा हमने क्यों बोला? ऐसा हमने इसलिए बोला कि अगर अपने फर्दर सप्लाई का इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू करते हैं तो भाई तुम्हारा पर्पस क्या? अगर तुम नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब अगर फर्दर सप्लाई प्रिंसिपल के नाम पे किया तो डीम्ड सप्लाई नहीं होगा, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्दर सप्लाई अगर एजेंट के नाम पे करेंगे तभी वो डीम्ड सप्लाई होगा और एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने देखा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में विद कंसिडरेशन है, तो कुछ दिमाग लगाने नहीं, बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन है तो रिलेटेड से होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, तभी डीम्ड सप्लाई, अदरवाइज डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। अदर केस में ऑलवेज नॉट सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन वाले केस में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब डोमेस्टिकली बात करेंगे तो अपने को बिजनेस और रिलेशन दोनों सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और जब इंपोर्ट की बात करेंगे तो बिजनेस और रिलेशन दोनों रेसिपेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना है। बस दैट्स इट। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखे थे। एंड हाँ, डेल क्रेडिटर में क्या होता है? डेल क्रेडिटर में होता है ऐसा है कि मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला 1 लाख का माल बेचना, एजेंट गया कस्टमर के पास, कस्टमर बोला मेरे पास 1 लाख रुपए अभी नहीं है, तो एजेंट बोलता है एक काम करते हैं तुम्हारे बिहाफ में 1 लाख रुपए हम प्रिंसिपल को दे देंगे, तुम गुड्स अपने साथ ले जाओ, बदले में तुम मेरे को एक्स्ट्रा 5,000 रुपया दे देना, 1 साल 2 महीना जितना भी अपना क्राइटेरिया रहेगा उतने हिसाब से। मान लो 1 महीना बाद जब ये 5,000 रुपया इसको देगा तो उस 5,000 रुपए का क्या करना? तो उसके लिए भी एकदम सिंपल है, फर्दर सप्लाई का इनवॉइस जाके देखो। फर्दर सप्लाई का इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के नाम पे है तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये इंडिपेंडेंट सप्लाई हो गया एजेंट का। एजेंट अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसको दिखाएगा, उसमें वो जीएसटी का पेमेंट करेगा। अब बात करते हैं अगर फर्दर सप्लाई का जो एजेंट के नाम पे, तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाएगा और ये 5,000 रुपए प्रिंसिपल के वैल्यू ऑफ सप्लाई में जाके जुड़ जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लग जाएगा। दैट्स इट, इतना ही किया था। एम आई क्लियर दोस्तों? रेडी शेड्यूल 2 के लिए आप? ओके आज थोड़ा भारी भरकम होने वाला है, ठीक है। अब असली जीएसटी स्टार्ट होगा, अब असली आईडीटी का पढ़ाई स्टार्ट होने जा रहा है। सब फुल फोकस करना, एकदम फोकस रहना है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं, कैमरा ऑन कर लो जो कर सकते हो। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 क्या करता है? देखो शेड्यूल 2 ना पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था जब जीएसटी नया नया आया था, उसके बाद इसका रेलेवेंस हटा दिया गया। अब शेड्यूल 2 का बस इतना ही काम है, वो बताता है अगर आपने कोई पर्टिकुलर काम किया है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा या सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा तो उसका सेपरेट टैक्स रेट है, वो लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा तो उसका सेपरेट टैक्स रेट है, वो लगेगा। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर काम किया है तो वो क्या चीज की सप्लाई बनेगी, ये बस उसको बाइफरकेट करता है, क्या गुड्स है क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है। सबसे पहला, अगर अपने ट्रांसफर करते टाइटल इन गुड्स, अगर अपने टाइटल इन गुड्स को ट्रांसफर करते तो इसको बोलता जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल इन गुड्स मतलब आपने लैपटॉप बेचा, आपने फोन बेचा, आपने कुछ भी बेचा और उसकी वजह से टाइटल जो है वो कस्टमर के पास चला गया, कस्टमर के पास पूरा अधिकार आ गया उस गुड्स का लिए, तो उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर अपने सेल करते हैं एट फ्यूचर डेट, मतलब अपने एक एग्रीमेंट कर लिया और लिखा कि आज से 1 महीना बाद ये गुड्स मिस्टर ए को मिल जाएगा, तो भी उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। बट अगर राइट अपने ट्रांसफर करते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल, एग्जांपल के लिए आप समझ लो हायर पे दिया, आपने अगर एक गुड्स को हायर पे दिया है, मतलब सेल नहीं किया है, बस रेंट पे दिया है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। यानी अगर गुड्स को पूरा का पूरा बेच दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स को अगर रेंट पे दिया, हायर पे दिया, तो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उस पर जीएसटी लग जाएगा।
लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग के लिए याद करो, कल मैंने क्या बोला था, लैंड एंड बिल्डिंग सर्विस वाले पोर्शन में हमेशा आएगा, चाहे उसका कुछ भी करो। खैर आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को अगर अपने लीज में दे रहे हैं, टेनेंसी पे दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी उस रेंट को क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। जो रेंट की सर्विस दी हमने, जो हमने लीज की सर्विस दी, हमने लीज पे दिया ना, तो हमने एक सर्विस दी, एंड ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। जॉब वर्कर। अब दो प्रकार के वर्क होते हैं, एक होता है जॉब वर्कर, एक होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। दोनों सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, जॉब वर्कर भी सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। बट सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो हमको आज तक नहीं समझ में आया, तो आओ बताते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मान लो ढेर सारा लकड़ी का कट्टा है, इसको हम सेंड करते हैं जॉब वर्कर के पास, और जॉब वर्कर इससे चेयर बनाता है, और वो चेयर बना के मेरे को वापस दे देता है, और इस चेयर को हम जाके सेल कर देते हैं। सिंपल है, ठीक। तो यहां पे जब भी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे काम होगा, तो उसको बोलते हैं जॉब वर्क। जब मूवेबल चीज पे, यानी ये लकड़ी का जैसे कट्टा है, तो ये मूवेबल है, इधर से इधर जा सकता है इजीली, तो ये हो गया जॉब वर्क। अब मान लो अगर एक पर्सन को हम बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस दे देते हैं, ठीक है, एसी का और फ्रिज का, बाकी सारे यहाँ पे सामान है, ठीक है, एसी फ्रिज नहीं, मान लो एनुअल मेंटेनेंस दे देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उस सिनेरियो में ये हो जाएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब कोई काम हम मूवेबल पे करते हैं तो वो जॉब वर्क हो जाता है, जब वही काम, कोई काम अगर हम इमूवेबल पे करते हैं तो वो हो जाता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में ये माइनर डिफरेंस है, मूवेबल और इमूवेबल का। क्या दोनों सप्लाई ऑफ सर्विस होती है? द आंसर इज यस, सप्लाई ऑफ सर्विस तो दोनों होती है, बट डिफरेंस क्या है, एक मूवेबल के लिए, एक इमूवेबल के लिए। तो जॉब वर्कर को बोला गया ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स। सर यहां मूवेबल कहां लिखा है, याद करो, गुड्स मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज मूवेबल इज गुड्स। तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन मूवेबल थिंग, तो ये क्या हो गया, जॉब वर्क, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। अब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट में क्या होता है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट अगर अपने ट्रांसफर करते हैं या डिस्पोज करते हैं, तो बोला जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहां पे दो चीज आती है, कल के साथ लिंक करने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर कंसिडरेशन है, तब तो बात ही खत्म हो गई, कंसिडरेशन है तो जीएसटी लग ही जाएगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, बिजनेस है, कंसिडरेशन है एंड गुड्स है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो याद करो शेड्यूल 1 अप्लाई होता था, अगर आईटीसी लिया है और परमानेंटली डिस्पोज कर रहे हैं तो जीएसटी लगता था, डीम्ड सप्लाई बनता था, जीएसटी लगता था, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। बट एक गुड्स है मेरे बिजनेस का, यानी एक एलईडी लगा हुआ है मेरे बिजनेस में और मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया, मैंने क्या किया, उस एलईडी को उखाड़ा बिजनेस से और घर लेके चला गया, और घर में मस्त उसमें अवेंजर्स की मूवी देख रहा हूं। तो अब क्या होगा, अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बनेगा, ठीक है, अब ये बन जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कोई भी बिजनेस एसेट जो हम बिजनेस में यूज करते थे, अब हम उसको घर पे यूज कर रहे हैं, तो बन जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, बिजनेस और घर अलग होता है? हाँ हाँ अलग होता है, बचपन से कॉमर्स में फर्स्ट यही पढ़ा था हमने कि दोनों चीजें अलग होती हैं, एक नहीं होता है। तो अगर अपने बिजनेस का कोई एसेट घर में यूज करेंगे ना, तो माना जाएगा बिजनेस ने हमें सप्लाई किया है। क्या सप्लाई किया? सप्लाई ऑफ सर्विस दी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है, सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हम वो एलईडी को बिजनेस में यूज कर रहे हैं कि घर पे? वो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, वो अपना प्रॉब्लम नहीं है, अपने को वो पढ़ना जो लॉ में लिखा है, पकड़ेगा कैसे वो जाने, ठीक है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, goods forming part of an asset of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person। सिंपल सी बात बोला, अगर धंधा बंद करोगे, शटर गिरा दोगे, तो जितने भी गुड्स पड़े हैं तुम्हारे वेयर हाउस में, शॉप में, बिजनेस की जगह पे, वो सारे के सारे गुड्स माने जाएंगे कि तुमने सप्लाई कर दिया है उस गुड्स का, तुमने सप्लाई कर दिया उस गुड्स का, एंड तुमको उस पे जीएसटी का पेमेंट देना पड़ेगा। बट एक्सेप्शन है, कब सप्लाई नहीं मानेंगे, जब बिजनेस को हमने ट्रांसफर करेंगे एज अ गोइंग कंसर्न, बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। यानी अगर अपने किसी और को दे देते, वो एज अ गोइंग कंसर्न उसको चला रहा है, या अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर लेते और मेरे बिहाफ में वो बिजनेस को रन करेगा,
उस सिनेरियो में अपने सप्लाईज को नहीं मानेंगे एंड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो अगर बिजनेस एसेट के ट्रांसफर में अपने क्या पढ़ा, अगर परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा। कंसिडरेशन है तो नॉर्मल सप्लाई, कंसिडरेशन नहीं है तो डीम्ड सप्लाई प्रोवाइडेड आईटीसी लिया होना चाहिए। गुड्स हेल्ड और यूज फॉर दी प्राइवेट यूज, अगर अपने कोई बिजनेस एसेट को उठा के प्राइवेटली लेके चले जाते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता है। अगर अपने धंधा बंद कर रहे हैं तो जो भी गुड्स वगैरह अपना है तो उसको बोले जाएंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, तो क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। हमें क्लियर दोस्तों? तो हमने क्या देखा, अगर हमने गुड्स को साबुत बेच देते तो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा, अगर उसको रेंट पे दे देते तो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता है। सिमिलरली लैंड एंड बिल्डिंग को अगर अपने रेंट पे दे देते या लीज पे दे देते तो उस सिनेरियो में वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता है। जॉब वर्क और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, जॉब वर्क मूवेबल में होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल पे होता है, दोनों ही सप्लाई ऑफ सर्विस बनता है। बिजनेस एसेट में हमने क्या देखा, अगर परमानेंटली ट्रांसफर डिस्पोज करें तो गुड्स बनता है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स, कंसिडरेशन है तो नॉर्मल सप्लाई, कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 लग जाता है, प्रोवाइडेड आईटीसी लिया हो। एक गुड्स जो बिजनेस का था उसको प्राइवेटली यूज करें तो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता है। एक गुड्स फॉर्मिंग अगर धंधा बंद कर दे रहे तो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाता है, बट वो नहीं बनेगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे, किसी और को ट्रांसफर कर दो एज अ गोइंग कंसर्न या पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव तुम अपॉइंट कर लो उस सिनेरियो। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। एवरीबॉडी फोकस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उठ जाओ, फिर इसका एक चार्ट भी बना के दूंगा। चलो सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर ये तो हमको पता ही है, रेंट पे दिया सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये क्या सर कुछ तो यूनिक नहीं है। यूनिक अब सुनो, इसमें हम शेड्यूल 3 को भी ऐड कर रहे हैं बिकॉज जरूरी है। अगर अपने कंस्ट्रक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑब्वियसली नॉट लैंड, intended for sale to buyer wholly or partially except where the entire consideration has been received after issuance certificate। ये अभी थोड़ी देर में समझाते, पहले इतना देखो। कंस्ट्रक्शन करते कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने एक बनाते हैं और उसको बेचते हैं तो वो क्या बन जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। याद है कल इसीलिए बोला था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां फॉल करेगा, सर्विस पे फॉल करेगा। इसका फर्दर क्लैरिफिकेशन अपने को मिल गया शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 क्या बोलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया तो सर्विस है, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर बेचा, यानी बिल्डिंग बना के बेची, सिविल कंस्ट्रक्शन या कोई भी कॉम्प्लेक्स बना के बेचा, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बोली जाएगी। अब इसमें शेड्यूल 3 को इंसर्ट करते हैं। शेड्यूल 3 बोलता है कि अगर कंप्लीट होने के पहले तुमने 1 रुपया भी ले लिया, कंप्लीट होने के पहले अगर तुमने 1 रुपया भी ले लिया तो ही वो सप्लाई बनेगा। कंप्लीट होने के बाद तुमने अगर पूरा पेमेंट लिया है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बनेगी, तो वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 3। यानी entire consideration has been received after completion certificate then not taxable। अब सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वर्ड यहां पे नहीं है, शेड्यूल 3 में लिखा है या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट या तो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, विच एवर इज अर्लियर। अगर पहली बार कोई रहने आ गया उसमें, उसके बाद तुमने पूरा रुपया लिया है बाकी पार्टी से तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बनेगा ये, यानी कोई भी जीएसटी उस पर नहीं आएगी। ये देखो, सेल ऑफ लैंड, पेज नंबर 16, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, entire consideration has been received after completion certificate or after its first occupancy, whichever is earlier, then it will be treated as not supply। यानी अगर 1 रुपया भी पहले लिया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी, और पूरा का पूरा कंसिडरेशन तुमने आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर लिया तो फिर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा उस पर, बिकॉज वो सप्लाई नहीं बनेगी एज पर शेड्यूल 3। एम आई क्लियर? किसी को डाउट है इस पे? नहीं। अब बात करते हैं क्लैरिफिकेशन जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ। अच्छा, ग्रीन जितने भी हैं बुक में वो सारे अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है।
फ्रॉम वन फ्लैट, हाँ इंडिविजुअल फ्लैट वाइज अपने को देखना है, इंडिविजुअली अपने जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, इंटायर कॉम्प्लेक्स का नहीं। अब हो सकता है वो इंटायर कॉम्प्लेक्स ही अगर किसी को बेच दे तो फिर उस हिसाब से चेक करेंगे, ईच ट्रांजैक्शन अपने को चेक करना पड़ेगा जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखो लैंड मतलब क्या, लैंड मतलब एक क्लैरिफिकेशन ऐड हुआ, अगर मान लो एक लैंड है, उस पर हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया, ड्रेनेज लाइन बनाई, वाटर लाइन बनाई, इलेक्ट्रिसिटी लाइन बनाई, और उसके बाद हमने उसको बेचा, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट हो जाएगा, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट हो जाएगा। It is clarified that sale of such developed land is also sale of land and is covered under this para and accordingly does not attract GST अगर अपने entire consideration after completion certificate लेते हैं तो। However, it may be noted that any service provided for development of land like leveling, laying of drainage line shall attract GST at applicable rate for such service। सिंपल सी बात बोलता है, जो बंदे आ रहे हैं और वो लेयरिंग का काम कर रहे हैं या पाइपलाइन बिछा रहे हैं, उनपे जीएसटी है, उनपे तो जीएसटी लगेगा, बट वो पाइपलाइन वगैरह बिछने के बाद जब हम उस लैंड को सेल करेंगे, तब अगर हमने सारा का सारा पैसा आफ्टर कंप्लीशन लिया है तो फिर अपने को कोई भी जीएसटी का पेमेंट उस पर नहीं करना, कोई भी जीएसटी का पेमेंट अपने उस पर नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? हाँ ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, दो चीज होती है, एक होता है लैंड, एक होती है बिल्डिंग। ठीक, अब लैंड को कोई बना सकता है क्या? लैंड कोई बनाता है क्या? नहीं, लैंड तो बना बनाया ही आता है ना। तो लैंड के लिए कभी भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ भी कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, और इंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन। लैंड तो हमेशा से ही एग्जिस्टेंस में है, तो आफ्टर कंप्लीशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो क्या लैंड पे ऑलवेज शेड्यूल 3 लगेगा क्या? द आंसर इज यस, ऑलवेज शेड्यूल 3 लगेगा, और इस पे कभी भी जीएसटी नहीं आएगा। यानी अगर आप सिर्फ और सिर्फ लैंड को बेचते हो ना, तो उस पर कभी भी जीएसटी नहीं बनेगा, बिकॉज लैंड तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं, वो तो ऑलवेज कंप्लीटेड ही है हमेशा से ही। अब बात करते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग को अपने कंप्लीट करते हैं एंड बिल्डिंग को कंप्लीट करके अपने बेचते हैं, तो इस पे शेड्यूल 3 तभी लगेगा जब आप इंटायर कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते हो। अगर एक भी रुपया आपने पहले ले लिया तो फिर उसमें जीएसटी लग जाएगा, और अगर आपने बाद में लिया तो जीएसटी। अब ये क्लैरिफिकेशन क्या बोलते हैं? क्लैरिफिकेशन बोलता है अगर लैंड हम साबुत नहीं बेच रहे, हम क्या कर रहे हैं, लैंड में ना इलेक्ट्रिसिटी की लाइन बिछा रहे, अब उसको बेच रहे हैं, क्या तब भी शेड्यूल 3 उसको कवर करेगा? द आंसर इज यस, तब भी शेड्यूल 3 उसको कवर करेगा, भले ही हम उसको इलेक्ट्रिसिटी का लाइन बिछाने के बाद बेच रहे, या वाटर का लाइन बिछाने के बाद बेच रहे, ड्रेनेज की लाइन बिछाने के बाद बेच रहे, कुछ भी कर रहे हैं, लैंड को बेच रहे तो हो जाएगा। बट अगर लैंड पे अपने बिल्डिंग बना के बेच रहे तो फिर अपने को ये वाला पॉइंट कवर करना पड़ेगा। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? लैंड एंड बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है? सर लैंड एंड बिल्डिंग साथ में बेच रहे तो बाइफरकेट करेंगे क्या? ऐसा कोई प्रोविजन तो लिखा नहीं है सच, मेरे हिसाब से बाइफरकेट नहीं करेंगे, अपने दोनों को फिर साथ में ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्लियर? बिकॉज लैंड के ऊपर तुम बिल्डिंग बना रहे हो ना, तो फिर वो उसी में कवर हो जाएगा। अब तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो मेरे को दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि दो चीज हो सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या तो हम उसको रेंट पे देंगे या तो हम उसको सेल करेंगे। अगर हम उसको रेंट पे देंगे तो वो सर्विस हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो दो चीजें होंगी, इंटायर जो अपना कंसिडरेशन है वो अपने को मिला है आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो भी पहले हो जाए उसके बाद अपने को इंटायर कंसिडरेशन मिला है। तो शेड्यूल 3 लगा देंगे, सप्लाई ही नहीं बनेगा, तो जीएसटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, गुड्स की सर्विस कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो सप्लाई ही नहीं है। और अगर अपने को इंटायर कंसिडरेशन मिला है बिफोर, इंटायर कंसिडरेशन नहीं बोल सकते, 1 रुपया भी अगर अपने को पहले मिल गया, 1 रुपया भी अगर अपने को पहले मिल गया कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के, तो फिर उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? इजी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में रेंट पे दिया तो वो सर्विस हो जाएगा, सेल पे दिया तो देखना इंटायर कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, तो शेड्यूल 3 लग जाएगा और सप्लाई ही नहीं बनेगा। अगर 1 रुपया भी पहले मिल गया बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा। इजी स्टार्ट से समझ में आ गया? क्लियर है? एंड लैंड एंड बिल्डिंग का बाइफर्केशन अपने को पता है। नहीं, लैंड के लिए अलग होगा, लैंड के लिए, लैंड का भी एक चार्ट बनाता हूं आज, लैंड के लिए
लैंड का चार्ट तो बहुत इजी है, ऑलवेज शेड्यूल 3 में कवर्ड होगा ये। चाहे तुम इस पे इलेक्ट्रिसिटी का लाइन बिछाओ, वाटर का लाइन बिछाओ, कुछ भी करो, ऑलवेज शेड्यूल 3 पे कवर होगा। बट अगर एक लैंड है उस पर तुमने बिल्डिंग बना दी, अब तुम इस बिल्डिंग को बेच रहे हो, तब फिर ये अपने को ऊपर वाला प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा, तब वो इमूवेबल वाले केस में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लैंड बेच रहे तो शेड्यूल 3 लगेगा, ऑलवेज एग्जेम्प्ट है। ऑल एग्जाम नहीं बोलते, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है ये। एम आई क्लियर दोस्तों? ड्रॉ कर लिया? इलेक्ट्रिसिटी लाइन के पहले पैसा मिल गया और इरेलीवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट तो बनेगा ही वो। क्लियर? आगे बढ़े सर? रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए सर। एक मिनट। चले बढ़िया। तो ये हमने दी, फिर हमने देखा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। दूसरी चीज, सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक। ध्यान से सुनो, सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर कंजम्पशन और एनी ड्रिंकिंग, यहां पे बाजू में लिख लो रेस्टोरेंट सर्विस, और लिख लो कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम एक चैप्टर है, उस पे इसको लिंक करेंगे, ठीक है? लिंकेज भी साथ साथ बनाते चलेंगे। कॉम्पोजिट सप्लाई में दो चीज आती है, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, एक आता है रेस्टोरेंट सर्विस। नाम में ही सर्विस है तो सर्विस। सर तो क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी, इसके लिए थोड़ा सर्विस टैक्स और वैट बताना पड़ेगा। सर्विस टैक्स और वैट में रेस्टोरेंट में क्या होता था ना, वैट वाले बोलते थे कि वहां गुड्स बेच रहा है तो हम वैट लगाएंगे, सर्विस टैक्स वाले बोलते थे वो वहां सर्विस दे रहा है तो हम सर्विस टैक्स लगाएंगे। तो इनिशियली पता है रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स भी लगता था, वैट भी लगता था, दोनों चीजें लगने शुरू हो गई। फिर किसी किसी स्टेट में हुआ कि वो बोले हम वैट नहीं लेंगे, तो किसी किसी स्टेट में सिर्फ सर्विस टैक्स लगने लगा। इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिमिलर चीज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो रही थी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जब आप कोई काम करते हो, आप कोई काम करोगे तो उसमें आप गुड्स भी तो कुछ यूज करोगे, नट्स यूज करोगे, बोल्ट यूज करोगे, कुछ भी यूज करोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए, तो वो तो आपको यूज पे लगेगा ना। तो वैट वाले बोलते थे ये गुड्स यूज कर रहा है तो हम इस पे वैट लगा देंगे, सर्विस टैक्स वाले बोलते थे तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो इस पे तो सर्विस लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा। बहुत कंफ्यूजन होता था। तो जीएसटी में इस चीज को बहुत अच्छे से टैकल किया गया, सिंपल से बोल दिया गया अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है या रेस्टोरेंट है तो ये सर्विस का पार्ट होगा, इसके गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इस प्रॉब्लम की वजह से इसको क्लैरिफाई करना पड़ा। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस एंड रेस्टोरेंट सर्विस भी सप्लाई ऑफ सर्विस। और राहुल का डाउट भी सॉल्व हो गया होगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अपने टेम्पोररी ट्रांसफर कर रहे हैं या परमिट कर रहे हैं यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कल याद है सॉन्ग वाला हनी पाजी वाला, हनी पाजी गाना बनाते हैं, गाना बना के राइट ट्रांसफर करते हैं। राइट ट्रांसफर मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने ट्रांसफर कर रहे हैं, वो उसका आईपी है, तो इसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी हनी पाजी ने जो सॉन्ग ट्रांसफर किया, जो राइट ट्रांसफर की ना, उसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस की है हनी पाजी ने। याद है टी सीरीज वाला एग्जांपल जब हमने कल करा था, ये उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट, मान लो सैप, एसएपी के बारे में तो अपने सब जानते हैं, काम किया ही होगा। सैप जो होता है ना, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग सैप को यूज किया जाता है, उसके हिसाब से नया बनाया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, अपग्रेड किया जाता है, इनहेंसमेंट वगैरह किया जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने हिसाब से बनवा रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने बिजनेस के हिसाब से,
तो वो जो सॉफ्टवेयर की सर्विस आपको मिलेगी ना, वो सर्विस कहलाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी सैप ने अपने को सप्लाई ऑफ सर्विस की है। बट अगर अपने मार्केट में जाते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं, एग्जांपल के लिए समझ लो कि टैली प्री पैक्ड आता है अपने पास, टैली अपने सीडी खरीदते हैं, सीडी इंसर्ट करते हैं, टैली इंस्टॉल करते हैं एंड यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाता है। यानी सॉफ्टवेयर के केस में अगर प्री पैक्ड है, कुछ भी वो मेरे लिए नहीं कर रहा है, मेरे लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं कर रहा है, जैसा बना है बस इंसर्ट करो, यूज करना शुरू कर दो, तो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। बट अगर वो मेरे लिए कर रहा है, स्पेसिफिकली मेरे लिए कर रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी। ठीक है। एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट कवर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इसको लास्ट पार्ट में एक साथ लेंगे, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं, समझेंगे। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ये तो अपने को पता ही है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे देते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, और अगर बेच देते हैं तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। बट अगर इंटायर कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर अपने को मिला, तो सप्लाई नहीं होगा। लैंड को बेचेंगे तो कभी भी सप्लाई नहीं होगा, ऑलवेज शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होगा। अगर उस पर अपने लाइन कोई भी बिछाएंगे, ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी वो सप्लाई नहीं बनेगा, शेड्यूल 3 तब भी एप्लीकेबल होगा। बट जो लोग लाइन बिछा रहे हैं, उनका जो सर्विस है उस पे तो जीएसटी लगेगा, उस पे जीएसटी आएगा, उसमें जीएसटी लग जाएगा अपना। फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस, नाम में ही लिखा है तो ये सर्विस होता है। अगर अपने आईपी ट्रांसफर करते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर लाते हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाते हैं, अपग्रेड करवाते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विस बनता है। वो प्री पैक्ड है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड अपने हिसाब से करे तो सप्लाई ऑफ सर्विस। रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, ये वाला अपने एंड में देखेंगे, एंड ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स सर्विस, हाँ दोनों सेम पॉइंट है, लॉ में लिखा हुआ है, तो अपने को यहाँ पे कंसीडर करना। अपने लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, रेंट पे दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी, एग्जाम रेलिवेंस बस इसका इतना ही है। अब ये वाला पॉइंट क्या बोलता है, ये वाला पॉइंट बात करता है एओपी बीओआई के बारे में। एओपी बीओआई आप जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके अपना एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाते हैं। अब अगर ये एओपी अपने मेंबर को कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स देता है या सप्लाई ऑफ सर्विस देता है, प्रॉब्लम क्या राइज हुई। देखो लॉजिकली अगर सोचो तो एओपी अगर अपने मेंबर को कोई भी सप्लाई कर रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए, सर्विस दे रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस होनी चाहिए, बिकॉज दोनों अलग अलग पर्सनालिटी है। बट हुआ क्या, एओपी वाले जो मेंबर्स थे ना, वो बोलने लगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, एओपी भी तो हम ही लोग हैं, एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में दे रहे हैं, तो फिर सप्लाई कैसे होगा। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर एक एओपी अपने मेंबर को सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप दोनों सेम हो, एक हाथ से लेके बस दूसरे हाथ में दे रहे हो, नहीं, दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहेगी। ये अलग पर्सन कहलाएगा, ये अलग पर्सन कहलाएगा। क्लियर, इसको रीड करो, देखो आप समझ में आएगा तुमको ये वाला, इस पॉइंट पे एक बार रीड करो। हाँ, ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस होगा राधा, चाहे उसमें कितना भी अपने गुड्स इन्वॉल्व कर ले, फर्क नहीं पड़ता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सर्विस। डन, क्लियर, इजी। ठीक है। द एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सिंपली एओपी बीओआई की बात करें, एओपी बीओआई अगर अपने मेंबर को कोई भी सर्विस देता है या पार्टनरशिप फॉर्म अपने मेंबर को कोई भी पार्टनर को सर्विस देता है तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, गुड्स देता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। बस ये छोटा सा क्लैरिफिकेशन। ओके, अब आते हैं टेनेंसी राइट की तरफ, जहां पे मुझे आप सबका फोकस चाहिए। सब अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी आने वाला है, और इसमें आपका पूरा लिंकेज भी लगेगा अभी तक हमने जो भी पढ़ा है। ठीक है, तो प्रॉपरली फोकस करना सब यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, गुड मॉर्निंग, रेडी। एक लैंडलॉर्ड है, अच्छा अभी जो भी अपने बात करेंगे वो बिजनेस से रिलेटेड बात करें, ठीक है, रेसिडेंशियल को भी कंसिडर नहीं करना है, अभी सिर्फ बिजनेस को कंसिडर करना है। एक लैंडलॉर्ड है, उसने अपना प्रॉपर्टी रेंट पे दिया टेनेंट को, ठीक है,
टेनेंट क्या करेगा, रेंट का पेमेंट करेगा, रोकड़े का पेमेंट करेगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड ने क्या किया, लैंडलॉर्ड ने राइट दिया है उस टेनेंट को कि वो उसका प्रॉपर्टी यूज कर सके, करेक्ट। रेंट पे देना मतलब तो यही होता है कि तुम मेरा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो अगर एक लैंडलॉर्ड ने अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है टेनेंट को, तो लैंडलॉर्ड ने क्या चीज की सर्विस दी है, राइट टू यूज द प्रॉपर्टी की सर्विस दी है। राइट टू यूज अभी थोड़ी देर हमने पहले क्या पढ़ा, सर्विस होता है। तो राइट टू यूज द प्रॉपर्टी सर्विस हो गई। टेनेंट क्या कर रहा है, रेंट का पेमेंट कर रहा है मंथली, जो भी एग्रीड है। अब ध्यान से देखना, क्या सर्विस है क्या, हाँ, राइट टू यूज द प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड ने दी है तो सर्विस है। क्या कंसिडरेशन है क्या, हाँ, रेंट का पेमेंट हो रहा है, रोकड़ा का पेमेंट हो रहा है, कंसिडरेशन है। पेमेंट कर कौन रहा है, पेमेंट कर रहा है टेनेंट। रुपया किसके पास से जा रहा है, टेनेंट। तो जो बंदा पैसा देता है वो रेसिपेंट होता है। तो रेसिपेंट कौन है, टेनेंट। ओके। तो लैंडलॉर्ड क्या है, सप्लायर। लैंडलॉर्ड क्या चीज की सप्लाई दे रहा है, सर्विस की सप्लाई दे रहा है। किस चीज की सर्विस दे रहा है, राइट टू यूज द प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहा है। बदले में रेसिपेंट यानी टेनेंट क्या कर रहा है, कंसिडरेशन का पेमेंट दे रहा है। मैंने बोला ये पूरा एग्जांपल बिजनेस के लिए। क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, हाँ। क्या ये सप्लाई बन गया क्या, हाँ। क्या इस पे जीएसटी आ जाएगा क्या, हाँ। एम आई क्लियर, क्या लिंक लग रहा है आप लोगों को, इजी है। ओके, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आप लोग पगड़ी सिस्टम जानते हो, पगड़ी सिस्टम में क्या होता है कि जो टेनेंट होता है ना, वो एक मोटा अमाउंट पेमेंट करता है लैंडलॉर्ड को। जो रेंट दे रहा है वो तो अलग है, वो तो सेपरेट हो गया। पगड़ी सिस्टम में वो क्या करता है, एक एडिशनल अमाउंट पे करता है लैंडलॉर्ड को। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए वो पे करेगा, हेफ्टी अमाउंट होता है। 10 लाख रुपए वो पे करेगा। इस 10 लाख रुपए जब वो लैंडलॉर्ड को पे करेगा ना, तो लैंडलॉर्ड उसको एक राइट देगा। इनफैक्ट एक नहीं, दो तीन राइट देगा। सबसे पहला उसको राइट देगा, वो चाहे तो इस प्रॉपर्टी को किसी और को भी सेल कर सकता है, यानी सबलेट कर सकता है, किसी और को भी सबलेट कर सकता है। दूसरा, वो चाहे तो इस प्रॉपर्टी पे एक डेट एग्री करेगा कि हमको 10 साल तक इस प्रॉपर्टी से नहीं निकालोगे, तो लैंडलॉर्ड उसको 10 साल तक उस प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकता। बदले में वो क्या क्या हेफ्टी अमाउंट लिया, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, ऐसा लिया। जब 10 लाख और 15 लाख रुपए हम पे करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो रेंटल होता है वो कम हो जाता है, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए ऐसे रेंट हो जाता है उसका। ठीक है, इसको बोलते हैं पगड़ी सिस्टम, टेनेंसी प्रीमियम। टेनेंट क्या करता है, टेनेंसी प्रीमियम पे करता है लैंडलॉर्ड को। तीन चार राइट उसको मिलते हैं। सबसे पहला राइट, वो सबलेट कर सकता है। दूसरा राइट, वो किसी और को बेच भी सकता है प्रॉपर्टी, बदले में वो कुछ परसेंटेज रखेगा और लैंडलॉर्ड कुछ परसेंटेज रखेगा, जो भी उनके एग्रीमेंट में लिखा होगा उस हिसाब से। तीसरी चीज, लैंडलॉर्ड उसको निकाल नहीं सकता है जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट अपने बना लेते, उसी के लिए तो अपने हेफ्टी अमाउंट पे किया है। तो जो रेंट जा रहा है वो तो अलग, रेंट का डिस्कशन हमने कर लिया। अब बात करते हैं जो हेफ्टी अमाउंट जा रहा है, पगड़ी जा रही है या टेनेंसी प्रीमियम जा रहा है, इसका अपने क्या करेंगे। ये पगड़ी सिस्टम आप लोग को पता नहीं होगा शायद, ये पहले ज्यादा हुआ करता था। पापा मम्मी लोग से पूछना तो वो बता पाएंगे ज्यादा अच्छे से। उसमें क्या होता है, हेफ्टी अमाउंट हम पे कर देते हैं ना, तो हमारा रेंट कम हो जाता है, प्लस वो हमें निकाल नहीं सकता, ये वाला राइट अपने को मिल जाता था। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, टेनेंट पे कर रहा है टेनेंसी प्रीमियम यानी पगड़ी पेमेंट कर रहा है, ठीक है। लैंडलॉर्ड राइट दे रहा है, तीन चार राइट है उसमें से एक, जैसे मैंने लिखा, सेल कर सकता है टेनेंसी टू अदर पर्सन, या यानी सबलेट कर सकता है, और या तो वो चाहे तो बेच भी सकता है, बदले में दोनों आपस में बांट लेंगे, और वो चाहे तो तुम्हारा उसको निकाल नहीं सकता। मतलब एक डेट फिक्स कर लेगा कि इसके पहले तुम मेरे को खाली मत कर देना, घर घर खाली करने के लिए मत आ जाना। अब इस सिनेरियो में ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो, टेनेंसी प्रीमियम पे कौन कर रहा है, टेनेंट। तो रेसिपेंट कौन हो गया, टेनेंट। सप्लायर कौन हो गया, लैंडलॉर्ड। अब बात करते हैं कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन है, हाँ भाई, हेफ्टी पेमेंट जा रहा है 10 लाख 15 लाख का, कंसिडरेशन है। क्या कोई सर्विस है क्या, तो देखो राइट दिया है, राइट ट्रांसफर करना भी सर्विस होता है, तो मैंने उसको राइट दिया है कि मैं तुमको निकालूंगा नहीं। दूसरा राइट, तुम टेनेंसी प्रीमियम सेल कर सकते हो। तीसरा राइट, तुम सबलेट भी कर सकते हो। तो ये सारे राइट्स मैंने ट्रांसफर किए। राइट ट्रांसफर करना भी सर्विस होता है। बिजनेस है क्या, मैंने बोला सारा एग्जांपल बिजनेस से रिलेटेड है यहाँ पे। सप्लाई हो गई क्या, हाँ सप्लाई हो गई। क्या जीएसटी आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा।
नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, जीएसटी कौन पेमेंट करेगा, लैंडलॉर्ड या टेनेंट, तुम्हारे हिसाब से? सोचो 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 सोचो। लैंडलॉर्ड पेमेंट करेगा या टेनेंट पेमेंट करेगा? लैंडलॉर्ड, राधा, विपुल, गरिमा, वेरी गुड। क्यों लैंडलॉर्ड पेमेंट करेगा रेणुका? सिंपल है, बिकॉज लैंडलॉर्ड इज द सप्लायर, और कौन पेमेंट करता है? सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करता है। सर आपने बोला था ना कस्टमर से कलेक्ट करते, कलेक्ट कस्टमर से करते, पेमेंट हमेशा सप्लायर ही करता है, ठीक है, एक्सेप्ट आरसीएम पढ़ेंगे, वो एक सेपरेट चैप्टर होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसको अलग से समझेंगे। बस अभी इतना समझो कि कौन पेमेंट करेगा, सप्लायर पेमेंट करेगा। अपने केस में सप्लायर कौन है? लैंडलॉर्ड। इज दिस इंटायर ट्रांजैक्शन क्लियर? समझ आया कैसे जीएसटी लगा, कैसे कौन पेमेंट करेगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। सर एग्जाम में हम कैसे करेंगे? एग्जाम में एकदम डिक्टो, जो जो पॉइंट लिखा है एकदम देखना, अभी दिखाऊंगा, अभी ये सारे पॉइंट्स वहां होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर वो सप्लाई बनेगा, फिर उस पर जीएसटी लगेगा, फिर सप्लायर लैंडलॉर्ड देगा, लैंडलॉर्ड सही ये देगा, क्या बोलते हैं, जीएसटी देगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं एक स्टेप और आगे। अब हुआ क्या, वीडियो इज नॉट क्लियर, वीडियो क्लियर है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, तुम एक बार रीज्वाइन करो तो ठीक हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या, हमने पगड़ी सिस्टम में कर लिया लैंडलॉर्ड ने, ठीक है। ब्लर प्रॉब्लम, ब्लर प्रॉब्लम कर रहा है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, कैमरा नॉट फोकस। फोकस हिल गया कैमरा का, एक सेकंड ना। अब ठीक है, आ रहा है? हाँ ओके, चल। अब हमने कर दिया, हमने पगड़ी वाला प्रॉब्लम कर दिया, प्रॉब्लम नहीं किया हमने, प्रॉब्लम सॉल्व किया। हमने क्या किया, हमने पगड़ी सिस्टम में कर लिया लैंडलॉर्ड ने, ठीक है, कि 10 साल तक हम तुमको निकालेंगे नहीं, ऐसा हमने कर लिया। सेकेंड ईयर में क्या हुआ ना, एक मस्त ऑफर आया लैंडलॉर्ड के पास। लैंडलॉर्ड को बोला गया कि ये प्रॉपर्टी मेरे को दो, एक पर्सन आया लैंडलॉर्ड को बोला एक प्रॉपर्टी मेरे को दो, और इस पे हम मॉल बनाएंगे, एंड मॉल का जो भी पैसा होगा वो अपने मिल बांट के खा लेंगे। अब लैंडलॉर्ड की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है टेनेंट के साथ पगड़ी सिस्टम में। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि 10 साल तक हम टेनेंट को नहीं निकाल सकते। लैंडलॉर्ड के पास ये ऑफर आया है, 4 दिन के अंदर इसको एक्सेप्ट करना है। अगर टेनेंट खाली नहीं करेगा तो लैंडलॉर्ड इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो उस पर कॉम्प्लेक्स मॉल बनेगा नहीं, मॉल बनेगा नहीं तो पैसे कमा नहीं पाएगा वो। तो अब लैंडलॉर्ड क्या करेगा, दौड़ते दौड़ते भागते भागते जाएगा टेनेंट के पास, टेनेंट को बोलेगा टेनेंट टेनेंट तुम ये जगह प्लीज खाली कर दोगे क्या? टेनेंट बोलेगा भूल गए, याद है तुझको हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो अब तो खाली तो नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे? तो अब एक सिंपल सा चीज होगा, लैंडलॉर्ड बोलेगा तुमने मेरे को हेफ्टी अमाउंट पेमेंट किया था ना, हम तुमको उससे भी ज्यादा हेफ्टी अमाउंट पेमेंट करते हैं, बदले में तुम क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट को हटा दो एंड मेरा प्रॉपर्टी को वेकेट कर दो। यानी लैंडलॉर्ड ने इस बार पगड़ी का पेमेंट किया है टेनेंट को, टेनेंसी प्रीमियम का पेमेंट किया है। क्यों पेमेंट किया है? ताकि टेनेंट उस प्रॉपर्टी को खाली कर दे। अगर टेनेंट खाली कर देता है, यानी कुछ करना इज ऑल्सो सर्विस, ठीक है, किसी के लिए तुम कुछ भी काम करोगे वो सर्विस होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो टेनेंट ने क्या किया, टेनेंट ने वेकेट कर दिया प्रॉपर्टी को बिफोर एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो टेनेंट ने सर्विस दी है वेकेट करने की, प्रॉपर्टी को खाली करने की सर्विस दी है, और लैंडलॉर्ड ने हेफ्टी अमाउंट पे किया इसको खाली करवाने के लिए। तो अब देखो क्या होगा, ध्यान से, सर्विस है क्या? हाँ सर्विस तो है, घर खाली करने की सर्विस है। कंसिडरेशन है क्या? हाँ हेफ्टी अमाउंट पेमेंट हो रहा है। बिजनेस है, मैंने बोला सब कुछ बिजनेस है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, सप्लायर कौन है यहां पे, और रेसिपेंट कौन है? रेसिपेंट के लिए एक लाइन बोली थी, याद होगा तो, जो बंदा पैसा देता है वो रेसिपेंट होता है। यहां पैसा कौन दे रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, अरे कहां से पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग?
वेरी गुड। तो लैंडलॉर्ड हो गया मेरा रेसिपेंट, क्यों? ये पैसा दे रहा। सप्लायर कौन बना? टेनेंट। इस बार सप्लायर टेनेंट बना है। सप्लाई तो बन गई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, जीएसटी तो लग गया। जीएसटी इस वाले एग्जांपल में कौन पे करेगा? तो जीएसटी इस वाले एग्जांपल में टेनेंट पे करेगा, बिकॉज सप्लायर कौन है? टेनेंट है। एम आई क्लियर विद दिस थ्री एग्जांपल? हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने कवर कर लिया, नोट डाउन कर लो इसको, नहीं किया है तो, या कर लेना, एलएमएस शेयर करूंगा तब कर लेना, अभी मत करो। अभी आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल है, लैंडलॉर्ड ने अगर टेनेंट को रेंट पे दिया है प्रॉपर्टी को, तो सर्विस हो गई, रेंट पे देना इज अ सर्विस, कंसिडरेशन रेंट है बिजनेस के लिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, सप्लाई लगेगा, जीएसटी लगेगी, और लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी का पेमेंट करेगा। लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को सप्लाई किया है, क्या सप्लाई किया है? टेनेंसी प्रीमियम है, पगड़ी में, तो टेनेंट ने पगड़ी का पेमेंट किया है, यानी टेनेंसी प्रीमियम का पेमेंट किया है, और लैंडलॉर्ड ने राइट दिया टू सेल द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, या वो खाली नहीं करवाएगा, या तो सबलेट का राइट दिया, बहुत सारे राइट्स उसके साथ मिल जाते हैं। कंसिडरेशन है, सर्विस है, बिजनेस है, यहाँ पे सप्लायर लैंडलॉर्ड है और रेसिपेंट टेनेंट है, बिकॉज पगड़ी टेनेंट पे कर रहा है। सप्लाई हो जाएगा, जीएसटी लगेगा, लैंडलॉर्ड एज अ सप्लायर इस पे जीएसटी का पेमेंट कर देगा। थर्ड वाले एग्जांपल में लैंडलॉर्ड जाता है टेनेंट के पास और जाके बोलता है भाई प्रॉपर्टी खाली कर दे, मेरे को बहुत अच्छा ऑफर आया, बदले में मैं तुमको एक हेफ्टी अमाउंट पे करूंगा। तो लैंडलॉर्ड इस बार पगड़ी का पेमेंट कर रहा है और टेनेंट सर्विस दे रहा है घर खाली करने की। तो इस सिनेरियो में सर्विस है, हाँ, घर खाली करने की सर्विस है। दे कौन रहा है? टेनेंट। तो सप्लायर कौन हो गया? टेनेंट। पगड़ी का पेमेंट कौन कर रहा है? लैंडलॉर्ड। तो रेसिपेंट कौन हो गया? लैंडलॉर्ड। कंसिडरेशन है, हाँ, पगड़ी इज द कंसिडरेशन, बिजनेस है, हाँ, बिजनेस है, सप्लाई बन गया, जीएसटी लगेगा, एज अ सप्लायर टेनेंट इस पे जीएसटी का पेमेंट करेगा, बिकॉज उसने घर खाली करने की सर्विस दी है। क्लियर एवरीबॉडी? इजी, गॉट इट? ओके, हाँ सर, समझ में आ गया। अभी बहुत सूखा सूखा हो गया ना, आओ थोड़ा सा तड़का लगाते हैं इसमें। अभी तक जो भी पढ़ा ना, देखिए हम क्वेश्चन बना पाते हैं कि नहीं, उसके बेसिस पे क्या वो अपने लिए क्वेश्चन के लिए इफेक्टिव है कि नहीं। किसी अपने पढ़ते जा रहे क्वेश्चन बन रहे, बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2, जिनके पास बुक नहीं है एक बार आप स्क्रीन पे देख लो, बुक आ जाएगी 1-2 दिन में, डोंट वरी, डिलीवरी में ही है। सबसे पहले आंसर आप लोग ही दोगे मेरे को इसका, ठीक है? Sudama Associate, a registered supplier, disposes the computer owned by the business without consideration, and it has not claimed ITC on such computer. बताओ डीम्ड सप्लाई होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड गरिमा, राहुल, श्रेया, बाकी लोग सोच पा रहे हो? सुप्रिया, शाबाश। नहीं होगा, रीजन बिंग आईटीसी नहीं लिया है। पहली बात तो कंसिडरेशन नहीं है, तो शेड्यूल 1 में जाएंगे। शेड्यूल 1 का पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस एसेट होना चाहिए जिसपे आईटीसी लिया हुआ है, तभी डीम्ड सप्लाई बनेगा, अदरवाइज डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा। जैसे हमने सोचा क्या हमने वैसे ही आंसर लिखा है क्या एग्जाम में? तो देखो, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ business asset is treated as supply even though the same is made without consideration. However, this provision would apply only if ITC has been availed on such asset. Therefore, disposal is not supply as ITC has not been availed on the same. अब सच सच बताना, ये जो यहां पे लिखा है एक बार पढ़ने के बाद तुम एग्जाम में लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? कुछ भी ऐसा लिखा है क्या कि एग्जाम में हम ये वाला पॉइंट लिख ही नहीं पाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, सिंपल सी चीजें लिखी हुई है, जो पढ़ा बस उसी को इन्होंने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बढ़िया से लिख दिया। यानी अगर एक बार हम आंसर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम आंसर इजिली कर पाएंगे। अब ध्यान से देखो, मैं तुम लोग को हाईलाइट करना भी सिखा दे रहा हूं इसी क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो बस मैं हाईलाइटेड क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर माइंड में सोच लूंगा और एक बार बस चेक कर लूंगा कि मेरा आंसर राइट है कि नहीं। दैट्स इट, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं है तुमको क्वेश्चन लेके नहीं बैठना एग्जाम वाले दिन, मतलब बैठे नहीं रहना है, इस तरह फट 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 करके रिवीजन करते रहना अपने को, ठीक है, ताकि अपने सारे कंपाइलर के क्वेश्चंस देख ले। चलो नेक्स्ट में आते हैं। पृथ्वी इंटरप्राइज अपॉइंट चंपक टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। चंपक आइडेंटिफाई करता है वेरियस सप्लायर हु प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय पृथ्वी। सप्लायर एक वो आइडेंटिफाई करता है सत्या मैन्युफैक्चरर्स, जो सेंड करता है गुड्स और इशू करता है इनवॉइस डायरेक्टली टू पृथ्वी इंटरप्राइज।
पहली बात बताओ, पृथ्वी और चंपक, ये तो एजेंट प्रिंसिपल वाला सीन लग रहा है। चंपक क्या करता है, पकड़ता है एक सप्लायर को और बोलता है कि तुम डायरेक्टली इशू कर दो इनवॉइस इन द नेम ऑफ पृथ्वी। तो प्रिंसिपल इज पृथ्वी, एजेंट इज चंपक अभी के लिए। बट फर्दर सप्लाई का इनवॉइस किसके नाम पे है? पृथ्वी के नाम पे। पृथ्वी मतलब प्रिंसिपल के नाम पे। तो क्या एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा? कंसिडर एज एजेंट, क्या एजेंट बनेगा चंपक? द आंसर इज नो, नो, नो। वेरी गुड सुप्रिया, गरिमा, राहुल, श्रेया, रेणुका, अश्विनी, निखिल। समझ गया? इजी है ना, मस्त है ना जीएसटी? अरे इजी है, मस्त है एकदम। अब देखते हैं क्या वैसे ही लिखा है आंसर। देखो, supply of goods by an agent to its principal where agent undertakes to receive the goods on behalf of the principal qualify as supply even if it is made without consideration. But agent principal agent relationship fall within the ambit of schedule 1 only where the goods are procured by the agent on behalf of principal and invoiced in the name of agent. अगर agent के name पे है तभी। चंपक इज नॉट एन एजेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, इतना ठीक है, बिकॉज यहां पे एजेंट के नाम पे नहीं था। इजी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 12। क्या इसका आंसर अपने कर पाएंगे क्या? रुद्राक्ष कपूर, ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, गाजियाबाद, यूपी, donated some money to Divya Prakash Charitable Trust in the memory of his late father. Divya Prakash Charitable Trust constructed a room in the school run by it from such donation and wrote donated by Rudraksh in the memory of his father. बताओ, एग्जामिन वेदर द मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष इज लेविएबल टू जीएसटी और नॉट। नो, नो, नो। की वर्ड क्या है? की वर्ड है पर्सनल। वेरी गुड, पर्सनल है। एंड ये पर्सनल क्यों है? रीजन, नो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, कोई भी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा, जिसको अपने क्या बोलते हैं? इट इज फॉर फिलेंथ्रोपिक पर्पस। वेरी गुड, पर्पस क्या है? फिलेंथ्रोपिक, इसीलिए नहीं होगा। बट अगर वो गेट के बाद ये लिख देता है डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी, तब क्या हो जाएगा? तब फिर ये फिलेंथ्रोपिक पर्पस में ही रहेगा एंड इस पे जीएसटी लग जाएगा बिकॉज ये कमर्शियल पर्पस के लिए हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है। क्या यही लिखा है आंसर में? हाँ यही लिखा है। देखो, जीएसटी इज नॉट लेवेबल, अगर ये 3 कंडीशन जो हमने पढ़ा था वो 3 कंडीशन हो जा रहा है एंड ऊपर अपने प्रोविजन लिख दिया जो भी हमने पढ़ा था, कुड प्रो क्यू वाला, समथिंग फॉर समथिंग वाला प्रोविजन, एंड उसके बाद हमने एक्सप्लेन कर दिया क्या हुआ एंड हमने आंसर दे दिया। सिंपल। जो हम पढ़ेंगे पूरे क्लास में उसी तरह पूरा आंसर लिखा जाएगा, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि कुछ अलग लिखेंगे, लिखेंगे एकदम वैसे ही अपने। ये हो गया, ये हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 16। चलो रीड करो, दिस क्वेश्चन इज ऑल योर्स, क्योंकि रीड करना भी तो सीखना। फिर से ब्लर ब्लर हो गया क्या फिर से? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कैमरा में। ठीक है, ब्लर होगा फिर से बताना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। सर हम रीड ही नहीं कर पा रहे, जितना रीड कर पा रहे उतना कोशिश करो आंसर करने का। मिस्टर राजेश Surana has a proprietorship firm in the name of Surana Son in Jaipur. The firm registered under GST in the state of Rajasthan manufactures taxable product. The firm also provide taxable consultancy service. Mr. Rajesh Surana has provided consultancy service to his brother Akhilesh Surana located in USA without any consideration. First point, सर्विस आ रहा है या सर्विस जा रहा है इंडिया से? ध्यान से देखो, जा रहा है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का प्रोविजन मत लगाना, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, ठीक है? द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अखिल शेयर्स सिमिलर टू द वन मैन्युफैक्चर्ड बाय सुराना, द सुराना चार्जेस 3 लाख रुपए फॉर प्रोवाइडिंग सिमिलर कंसल्टेंसी सर्विस वगैरह वगैरह। हमको सिर्फ इतना बता दो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, बस इतना तुम मेरे को बताओ। एक एक करके देखते हैं। अपने जो ब्रदर को दे रहे विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 खोल लेना। शेड्यूल 1 में सेकंड वाले में ये फॉल कर रहा था, रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। सबसे पहली बात, बिजनेस है क्या? तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसका बिजनेस है, और ये गुड्स एंड सर्विसेज है, हाँ सर्विसेज है, कंसल्टेंसी इज अ सर्विस। अब बात करते हैं रिलेटेड। रिलेटेड में फैमिली आता था, हाँ फैमिली आता था।
फैमिली में हमने एक चीज क्या पढ़ी थी कि ब्रदर तभी रिलेटेड होगा जब ये अपने पे डिपेंडेंट होगा, और यहां पे ये क्या है, कहीं पे भी तुमको ऐसा लग रहा पढ़ के कि वो अपने पे डिपेंडेंट है, नहीं, इज एन इंडिपेंडेंट, तो वो रिलेटेड नहीं है। तो शेड्यूल 1 बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो डीम्ड सप्लाई होगा नहीं होगा, डीम्ड सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी आएगा, द आंसर इज नो, जीएसटी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट सप्लाई, फिर हमने देखा हाउएवर एज पर शेड्यूल 1 कुछ कुछ एक्टिविटी लिस्टेड है जो कि अपने सप्लाई बोलेंगे इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, यही पढ़ा था, हाँ जी यही पढ़ा था, ये वाला पॉइंट पहले अपने लिख दिया, यही सोचा भी था कि सबसे पहले अपने देखे थे नहीं है तो शेड्यूल 1 में आए थे, तो जो सोचा वो हमने पहले यहां लिखा। फिर हम क्या देखेंगे, supply of goods or services or both between related person when made in course of furtherance of business as supply even if made without consideration. However, a brother who is not dependent on the person supplying the service does not come within the purview of the term family. जो जो सोचा exactly वही लिखा, एकदम exactly वही लिखा हुआ है, बस उसके बाद फिर हमने बताया hence the activity is not supply and not liable to tax. सिंपल है, easy, everybody with me? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो पढ़ा उसी के वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है ना एग्जाम में, हाँ सर वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। अब हम कहाँ थे, हम थे शेड्यूल 2 कर रहे थे, अब शेड्यूल 2 का अपने चल रहे दूसरा सर्कुलर, जॉइंट वेंचर वाला सर्कुलर की तरफ ध्यान देना। ए बी सी डी, ये 4 लोग हैं, ये चारों लोग मिलके जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, ठीक है। अब जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया तो एक मशीन की नीड लगी, वो मशीन थी 400 रुपए की। तो वो मशीन कैसे जॉइंट वेंचर वाले लोग लेंगे, ए बोलेगा, ए 100 रुपया देगा, बी 100 रुपया देगा, सी 100 रुपया देगा, डी 100 रुपया देगा, टोटल करेंगे 400 रुपया आएगा। ये मशीन हम जाके मिस्टर जेड से ले आएंगे, ठीक है। अब जो हम मशीन लेके आए मिस्टर जेड से 400 रुपए की, उस पर तो जीएसटी आएगा, वो तो क्वेश्चन नहीं है, वो तो नॉर्मल, या तो रेंट पे लिया तो सर्विस होगी, तो और खरीद के लाए हैं तो फिर वो गुड्स हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर तो जीएसटी आएगा। प्रॉब्लम यहां पे ये अराइज हुई कि ये जो ज्वाइंट वेंचर में 100 रुपए हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्या इस पे जीएसटी आएगा क्या, इसका क्या करना है। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि इस पे कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैश कॉल। अगर अपने कैश कॉल करते हैं तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा, यानी पैसा इकट्ठा करके एक मशीन खरीद के ले आते हैं या रेंट पे ले आते हैं, तो वो रेंट और जो खरीद के लाए उस पर तो जीएसटी है, वो क्वेश्चन नहीं है। जो 100 रुपया हमने कलेक्ट किया है, क्या उस पर जीएसटी आएगा क्या, सो द आंसर इज नो, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट में क्या हुआ, ए है, बी है, सी है, डी है, ये लोग ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया। एक मशीन की नीड थी, ए ने 100 रुपया दिया, बी ने 100 रुपया दिया, सी ने 100 रुपया दिया, डी ने 100 रुपया दिया, 400 रुपए हो गए। अब हम जा ही रहते मशीन लेने मिस्टर जेड के पास कि अचानक से मिस्टर ए बोले कि मेरे पास ये मशीन ऑलरेडी है, एक काम करो ये 400 रुपए तुम मुझे दे दो और मैं तुमको मशीन दे देता हूं, ठीक है। अब ए ने 400 रुपए में जो मशीन दी उस पर तो जीएसटी आएगा, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, बिकॉज वो जेवी के पास आया तो जेवी ने उसको परचेज किया, रेंट पे लिया, जो भी सिनेरियो रहेगा उस हिसाब से उस पर जीएसटी आ जाएगा। द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि क्या ये 100 रुपए पे भी जीएसटी आएगा क्या, क्या ये 100 रुपए पे भी जीएसटी लगेगा क्या। तो गवर्नमेंट बोलती है अब इस पे जीएसटी लगे जाएगा, अब इस पे जीएसटी लग जाएगा। रीजन बिंग, फर्स्ट सिनेरियो में तुम थर्ड पर्सन से लेके आ रहे थे, बट इस वाले सिनेरियो में तुम खुद के मेंबर से ही ले रहे हो, तो ये कैश कॉल करना तुम्हारे लिए एक बहाना है, तुम बस ये दिखावा कर रहे हो ताकि तुम एक्सपेंस बुक कर सको और क्रेडिट ले सको एक्सपेंसेस का। तो इसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम पैसा इकट्ठा करके खुद के मेंबर से मशीन लेके आते हो तो वो कैश कॉल नहीं होगा, और अगर वो कैश कॉल नहीं होगा तो उस पर जीएसटी आ जाएगा। बट अगर अपने पैसा इकट्ठा करके थर्ड पर्सन से मशीन लेके आते हैं तो इस 100 रुपए पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज फिर ये कैश कॉल हो जाएगा।
यानी कि ऑपरेटिंग मेंबर रेजेस कैश कॉल टू परचेज मशीनरी फॉर द ज्वाइंट वेंचर. Cash call are not subject to GST as the operating member is not performing an activity for another for consideration. The contribution is treated as capital contribution, a transaction in money. ये एक transaction in money होता है. Cash call transaction in money हो जाता है. But operating member uses its own machinery for exploration and production activities on behalf of the joint venture. अब जो member है वो अपना ही machine use कर रहा है, तो उस सिनेरियो में GST is applicable as operating member by using its own machinery is providing a service within the scope of supply. यानी मिस्टर ए ने सर्विस दी है, इसलिए फिर इस पे GST आ जाएगा. The cost is recovered from other joint venture member in their participating interest ratio. अब एग्जाम वाले दिन क्या करेंगे? कैश कॉल फॉर परचेजिंग द मशीनरी नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, कैश कॉल फॉर यूजिंग ओन मशीनरी सब्जेक्ट टू जीएसटी. जस्ट ये एक लाइन भी पढ़ेंगे. अब चूंकि ऑब्वियसली अपने 2-3 बार रिवाइज कर चुके होंगे एग्जाम के पहले, तो बस ये 2 लाइन पे ही अपना ये पूरा प्रोविजन एंड हो जाएगा. क्या है? कैश कॉल अगर परचेज कर रहा है मशीनरी आउटसाइडर से तो सब जीएसटी नहीं लगेगा. कैश कॉल में अगर खुद का मशीनरी यूज कर रहा है किसी ऑपरेटिंग मेंबर का, तब फिर उस पर जीएसटी लग जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट. सुनने से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा, घबराना नहीं, सिंपल सी बात बताता हूं. पीएसएलसी को ट्रीट करेंगे हम गुड्स. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट एक बैंक दूसरे बैंक को देता है ताकि दूसरा बैंक कैश उठा सके. इट्स लाइक अ सिक्योरिटी. ठीक है, बट अपने को वो माइंड में नहीं लाना है. अपने लिए सिर्फ एक फंडा है, पीएसएलसी इज सप्लाई ऑफ गुड्स. क्या? पीएसएलसी इज सप्लाई ऑफ गुड्स. कोई एग्जेम्पशन नहीं है उस पे. जो नॉर्मली आईटीसी मिलता है वो नॉर्मली आईटीसी इसमें मिलेगा. सारे प्रोविजन जो नॉर्मली लगते हैं वो सारे के सारे नॉर्मली इसमें लगेंगे. कुछ भी यूनिक ट्रीटमेंट नहीं करना है, बस इतना याद रखना. पीएसएलसी इज सप्लाई ऑफ गुड्स. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट एक बैंक दूसरे बैंक को देता है एज अ सिक्योरिटी, बट अपने इसको सिक्योरिटी ट्रीट नहीं करेंगे, इसको अपने ट्रीट करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स. इतना ही इसमें लर्न करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है. क्या देखना है? पीएसएलसी आर द नेचर ऑफ गुड्स, दीज आर नॉट सिक्योरिटी. कोई एग्जेम्पशन नहीं है, टैक्सेबल एज गुड्स है ये. और आईटीसी जो नॉर्मली अवेलेबल रहता है वो नॉर्मली अवेलेबल रहेगा टू द बैंक बाइंग द सर्टिफिकेट. अब आईटीसी वगैरह क्या होता है धीरे धीरे अभी समझ जाओगे जैसे से अपने आगे प्रोसीड करेंगे. अभी बस इतना समझो, जो नॉर्मल आईटीसी होता है वो नॉर्मल आईटीसी मिलेगा. कोई एग्जेम्पशन वगैरह इस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये कोई सिक्योरिटी नहीं है. दिस इज गुड्स. पीएसएलसी इज गुड्स. बस इतना ही ध्यान रखना है. क्लियर एवरीबॉडी? और इसी के साथ समाप्त होता है अपना शेड्यूल 2 विथ ऑल दी सर्कुलर्स एक्सेप्ट 1 जो एंड में करेंगे अपने. ठीक, चलो पानी पीता हूं, फिर शेड्यूल 3 स्टार्ट करते हैं. शेड्यूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक क्वेश्चन में नहीं बोलूंगा, आपके पेपर में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें शेड्यूल 3 आएगा, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली. मोस्ट प्रोबेबली इनडायरेक्टली आएगा, तो अच्छे से इसको समझते हैं. ठीक है, इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा जिसपे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है. आज ये ब्लर क्यों हो जा रहा है बार बार? एक सेकंड रुकना, मेरे को देखने दो इसको. इश्यू हमारे साइड से है. ओके ठीक है, चलो अब आते हैं शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 क्या है? सबका पापा है. शेड्यूल 3 क्या बोलता है? चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे. नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं, पर एग्जाम में लिखना मत. अभी सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूं ताकि क्लिक करे तुमको. एग्जाम में गलती से भी नेगेटिव लिस्ट मत लिखना. सर एग्जाम में क्या लिखेंगे? एग्जाम में लिखेंगे दिस एक्टिविटी इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस. द एक्टिविटी इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस. एग्जाम में ये लिखना है और शेड्यूल 3 कोट करना है. ठीक है, सबसे पहले अगर एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस देता है इन कोर्स और रिलेशन टू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये शेड्यूल 3 में फॉल करता है. अब जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है ना, दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सैलरी बट ऑल्सो मल्टीपल थिंग्स. क्या क्या चीजें और होती हैं उसमें, आओ देखते हैं.
सबसे पहले एम्प्लॉय आता है, ऑफिस में काम करता है, काम करने की सर्विस दे रहा है, बदले में एम्प्लॉयर सैलरी का पेमेंट करता है, तो ये जो नॉर्मल सैलरी है दिस इज नॉट टैक्सेबल। शेड्यूल 3 में ये लिखा। अब इसको इन डेप्थ में आके एनालिसिस करते हैं। सबसे एम्प्लॉयर क्या क्या देता है एक एम्प्लॉय को जनरली। सबसे पहले सैलरी देता, इट इज नॉट टैक्सेबल, क्लियरली लिखा हुआ सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। क्या गिफ्ट भी दे सकता है क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को? बिल्कुल दे सकता है। याद होगा गुजरात में क्या गिफ्ट दिया था, गाड़ी गिफ्ट दी थी ना, गाड़ी BMW गिफ्ट दिया था एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, तो गिफ्ट भी दे सकता है। क्या गिफ्ट पे जीएसटी आएगा क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है एंड द गिफ्ट इज मोर देन 50,000 पर एम्प्लॉय पर ईयर, यानी अगर एम्प्लॉय को एक बार 10,000 दिया, फिर 20,000 दिया, फिर 30,000 दिया, तो एग्रीगेट करेंगे पूरे साल का 50,000 के ऊपर चला गया पर एम्प्लॉय, तो वो गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा एंड एम्प्लॉयर को उस पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर अप टू 50,000 पर एम्प्लॉय पर ईयर है तो कोई टैक्सेबिलिटी है नहीं आएगी, इट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक, चार्ट कॉपी मत करना, अभी शेयर करूंगा तो उसको ड्रॉ कर लेना, अभी सिर्फ स्क्रीन पे देख के समझते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर ने अगर सैलरी दी नॉट टैक्सेबल, गिफ्ट दिया तो अपने को देखना इफ इट इज मोर देन 50,000 पर एम्प्लॉय पर ईयर देन इट विल बी टैक्सेबल। अप टू यानी 50,000 तक है, यानी एग्जैक्ट 50,000 है तो भी इट विल नॉट बी टैक्सेबल। फिर बात करते हैं परक्विजिट, ये लास्ट टर्म का अमेंडमेंट है, इस बार टेस्ट किया जा सकता है। परक्विजिट में क्या होता है? परक्विजिट इज नॉट टैक्सेबल, जैसे सैलरी इज नॉट टैक्सेबल, परक्विजिट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। पहले ये टैक्सेबल हुआ करता था, अब ये नॉट टैक्सेबल है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, अभी आपका रिजल्ट निकला, आप पास हो गए। ठीक है, अब मस्त पास हो गए, सीए बन गए हो आप। जैसे ही आप सीए बन गए, कैंपस हुआ, कैंपस में आपको पीडब्ल्यूसी ने हायर कर लिया। पीडब्ल्यूसी में आप चले गए, पीडब्ल्यूसी में आपने इतना तोड़ काम किया, इतना तोड़ काम किया कि आपको केपीएमजी का ऑफर आ गया 6 महीने के अंदर, और केपीएमजी आपको ऑफर करने लगा 50 लाख रुपए। आपकी कितनी सैलरी हुई? 50 लाख पर एनम। तो अब आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे पीडब्ल्यूसी और आप केपीएमजी में जाओगे। पर जैसे ही आप रेजिग्नेशन फाइल कर रहे थे ना, पीडब्ल्यूसी ने बोला मालिक आप तो ग्रेट है, आप तो औसम है, क्या काम करते हो आप मेरी कंपनी मत छोड़ो। तो तुम बोलोगे वो मेरे को 50 लाख रुपया दे रहा है। तो पीडब्ल्यूसी बोलता है देखो हम तुम्हारा बेस सैलरी तो नहीं बढ़ा सकते बिकॉज सही नहीं रहेगा, बट हम तुमको एक काम करते हैं, हम तुमको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ओ माय गॉड, एक, अरे स्माइल तो कर दो, खुश तो हो जाओ, 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, फिर भी तुम लोग ऐसे बैठे हो। 1 करोड़, अब तुमको 1 करोड़ रुपए मिल रहे ताकि तुम ज्वाइन ना करो केपीएमजी को। तुम क्या करोगे? सर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लेंगे तुरंत ही। तो 1 करोड़ रुपए तुमने एक्सेप्ट कर लिया। सर एक और मजा, 10 करोड़ रुपए तुमको मिल रहा है, अब मजा आ रहा है? सर हाँ अब मजा आ रहा है। 10 करोड़ रुपए तुमने एक्सेप्ट कर लिए। अब जैसे ही तुम उस मनी को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुमने एक सर्विस दी है पीडब्ल्यूसी को। क्या सर्विस दी है? नॉट ज्वाइनिंग द कंपीटिंग बिजनेस। केपीएमजी को ज्वाइन करने नहीं करने का सर्विस दे रहे हो कि हम उसको नहीं ज्वाइन करेंगे। और कुछ नहीं करना भी सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट बोलते हैं उसको, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। कुछ नहीं करना भी सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता है। यानी कि सिंपल से अगर बात बोलूं कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी सर्विस होता है। हाँ जी, ये सर्विस होता है। कंसिडरेशन है भैया, 10 करोड़ रुपए कंसिडरेशन है। बिजनेस है, हाँ सब कुछ बिजनेस के लिए हो रहा है। सर बिजनेस कैसे हुआ? नहीं ज्वाइन करना मेरा कोई बिजनेस थोड़ी है। याद करो, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी डजेंट मैटर, एक बार भी किया तो भी धंधा, तो ये तुम्हारा बिजनेस हो गया। सप्लायर कौन है यहाँ पे और रेसिपेंट कौन है? देखो सप्लायर और रेसिपेंट आइडेंटिफाई करने के लिए ना सबसे पहले रेसिपेंट को आइडेंटिफाई करो। पैसा कौन पे कर रहा है? 10 करोड़ रुपए कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। तो रेसिपेंट कौन हो गया? जल्दी बताओ। कंपनी, वेरी गुड। तो कंपनी रेसिपेंट। तो सप्लायर कौन हो गया? इंप्लॉय। सप्लायर कौन हो गया? इंप्लॉय, यानी अगर रेसिपेंट टू बी वेरी प्रिसाइज, इंप्लॉयर। ठीक है, अब यहां पे जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा?
बोलो बोलो बोलो। एम्प्लॉय करेगा, वेरी गुड, कंपनी करेगी। एम्प्लॉय विल पे द जीएसटी बिकॉज ही इज द सप्लायर। जब तक हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक चैप्टर है, जब तक हम वो नहीं पढ़ लेंगे तब तक इन ऑल सिनेरियो सप्लायर विल पे द जीएसटी। तो यहां जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा? सप्लायर। इंप्लॉय को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा बिकॉज सर्विस भी तो वही दे रहा है। जो बंदा सर्विस देगा वही तो जीएसटी का पेमेंट करेगा, रेसिपेंट थोड़ी ना करेगा, अनटिल एंड अनलेस आरसीएम का केस हो। समझ गए? तो हमने क्या देखा, एक एम्प्लॉयर इंप्लॉय को क्या क्या देता है? सैलरी देता है, नॉट टैक्सेबल। गिफ्ट देता है, 50,000 से ज्यादा है टैक्सेबल पर इंप्लॉय पर ईयर, और अगर 50,000 से कम है पर इंप्लॉय पर ईयर तो नॉट टैक्सेबल, 50,000 या उससे कम। परक्विजिट नॉट टैक्सेबल। अगर तुम सर्विस देते हो एज एन एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को फॉर नॉट ज्वाइनिंग द कंपीटिंग बिजनेस, देन यू आर द सप्लायर, एम्प्लॉय योर एम्प्लॉयर इज द रेसिपेंट एंड जीएसटी लगेगा, एंड एज एन एम्प्लॉय एज अ सप्लायर तुमको उस पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। गॉट इट। अब यहां पे एक और पॉइंट लिख लो। हाँ, कैश काइंड, सब सब कैश एंड काइंड, गिफ्ट इंक्लूड्स कैश काइंड, सब कुछ ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट और लिखो साइड में, क्या कैजुअल इंप्लॉय भी इंप्लॉयर होता है, इंप्लॉय होता है क्या? कैजुअल इंप्लॉय, कैजुअल वर्कर मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल एलएनटी वगैरह। अब अगर उनको एक समझ लो कोलकाता में कुछ कंस्ट्रक्शन करना और उनका ऑफिस मुंबई वाला है, तो मुंबई से लोग नहीं आते कोलकाता में, वो कोलकाता में ही लोकल लोगों को अपॉइंट करेगा और उनसे ही काम करवा लेगा जिनको काम आता है। तो जो कैजुअल वर्कर्स को वो अपॉइंट कर रहा है, क्या वो भी इंप्लॉय है? द आंसर इज यस, कैजुअल वर्कर्स आर ऑल्सो इंप्लॉय। यहाँ साइड में लिख लो ना, बाद में भूल जाओगे। कैजुअल वर्कर भी इंप्लॉय होते हैं। सर साइड में जगह नहीं है, साइड में नहीं जगह, इधर तो जगह, इधर लिख लो। सर हमारे पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं, नोटबुक में लिख लो, बाद में रेफरेंस दे देना वहां पे। ठीक है, कैजुअल वर्कर इज ऑल्सो योर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में हमने क्या देखा? तो नेक्स्ट टाइम कहां से पढ़ना है? इसी चार्ट से पढ़ना, वहां से नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, तो इसी चार्ट के नीचे लिख लेना कैजुअल वर्कर इज एम्प्लॉय। सैलरी दिया, नॉट टैक्सेबल। परक्विजिट दिया, नॉट टैक्सेबल। गिफ्ट के लिए अपने को देखना है, इफ मोर देन 50,000 पर इंप्लॉय पर ईयर तो टैक्सेबल, अदरवाइज इट इज नॉट टैक्सेबल। एंड तुमने एज एन इंप्लॉय अगर कोई सर्विस दी है फॉर नॉट ज्वाइनिंग द कंपीटिंग बिजनेस, तो उस सिनेरियो में एज अ सप्लायर इंप्लॉय को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा और इट इज टैक्सेबल। क्लियर एवरीबॉडी? सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन? यस। नेक्स्ट, अब जो भी लिस्ट है ना वो पढ़ूंगा तो भी तुमको समझ में आ जाएगा। सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, बताओ कोर्ट और ट्राइब्यूनल से हम जीएसटी ले सकते हैं क्या? अच्छा लगेगा क्या? नहीं, न्यायालय उससे तो नहीं ले सकते। तो कोई भी कोर्ट और ट्राइब्यूनल है उस पर जीएसटी नहीं आता है। फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बताओ जो बंदा लॉ पास करा वो अपने ऊपर कभी भी जीएसटी लगने देगा क्या? ऑब्वियसली नहीं लगने देगा। तो लिस्ट में क्या डाला हुआ है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, इन लोग पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता। कोई भी ड्यूटी परफॉर्म बाय अ पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी जीएसटी नहीं आता है। ड्यूटी परफॉर्म बाय पर्सन एज अ चेयर पर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर फॉर बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी है उस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, कोर्ट वगैरह पे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। मरने के बाद जीएसटी नहीं लगता है, यानी फ्यूनरल, ब्यूरियल, सीमेंचरी, मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, इस पे कोई भी जीएसटी नहीं आता है। सेल ऑफ लैंड हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब ये अमेंडमेंट पोर्शन है, एक्शन लेबल क्लेम। पहले यहां वर्ड यूज होता था अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। अब यहां पे एक वर्ड डाल दिया इन्होंने, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। यानी आ जाओ ऊपर। अब गुड्स की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो लिखा रहता है गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स होता है, यानी अगर गुड्स होता है तो सप्लाई होता है, मतलब जीएसटी आएगा। हाँ, जीएसटी आ जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेड्यूल 3 में इसको एक्सक्लूड कर दिया। किसको? एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड कर दिया। शेड्यूल 3 मतलब नेगेटिव लिस्ट, एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड कर दिया। उसमें लिखा अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, यानी एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन मतलब इंक्लूजन होता है, यानी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी आएगा। उसके अलावा अगर कोई एक्शनेबल क्लेम है तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या हो गया? तो बहुत बढ़िया लिस्ट है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की।
लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, यानी अल्टीमेटली लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग पे जीएसटी आएगा, बट वो ऐसे नहीं पकड़ के, ऐसे घुमा के उन्होंने पकड़ा और लिख दिया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी आता है, एंड स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड्स लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। सर तो फिर ये क्यों किया? बिकॉज इसमें इनको ऑनलाइन गेम को भी डालना था, ऑनलाइन गेम पे भी जीएसटी आता है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड्स ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग मतलब पबजी वगैरह क्या? नहीं कह सकते, बट पबजी नहीं होगा इसमें। इसमें क्या कवर होगा तुम्हारा? ड्रीम इलेवन और वो सब जितने भी है सट्टे वाले गेम, वो सारे गेम यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम मतलब होता क्या सर, ये तो बता दीजिए। तो एक्शनेबल क्लेम मतलब होता है कोई भी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, यानी अगर कोई भी डेट है जो सिक्योर्ड नहीं है, यानी अनसिक्योर्ड डेट को एक्शनेबल क्लेम बोल सकते हैं। बट actionable claim means a claim for any debt which is related to any benefit arising out of movable property which is not in possession and for which relief can be claimed in the civil court. For example, lottery, लॉटरी मूवेबल है, हाँ मूवेबल है, उस पे मेरा फ्यूचर पे क्लेम है, यानी अगर मेरा लॉटरी लगा तो मेरे को मिलेगा लॉटरी, जरूरी नहीं है कि मेरा लॉटरी लग जाएगा। तो क्या ये सिक्योर्ड है? क्या सिक्योर्ड नहीं है, हो सकता है लॉटरी लगे, हो सकता है लॉटरी ना लगे। अगर लॉटरी लगेगा तो क्या मैं कोर्ट के पास जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकता हूं, तो वो एक्शनेबल क्लेम होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या इंश्योरेंस पॉलिसी मॉर्गेज होता है? क्या नहीं, मॉर्गेज नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती उसकी। अगर कुछ हो जाएगा तो क्लेम तुमको मिलेगा। मान लो अगर क्लेम नहीं मिला तो तुम सिविल कोर्ट जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, तो ये एक्शनेबल क्लेम हो गया। कोई एरियर ऑफ रेंट पड़ा हुआ, यानी रेंट बहुत सालों से लैंडलॉर्ड का बाकी है, तो क्या लैंडलॉर्ड उस रेंट पे क्लेम कर सकता है? क्लेम कर सकता है, बट क्या वो सिक्योर्ड है? द आंसर इज नो, वो सिक्योर्ड नहीं है। बट क्या वो कोर्ट जा सकता है लैंडलॉर्ड? हाँ कोर्ट जा सकता है, तो वो एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज नॉट सिक्योर्ड बाय वे ऑफ मॉर्गेज, क्लेम ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, राइट टू क्लेम प्रोविडेंट फंड क्लेम फॉर अनसिक्योर्ड डेट, क्लेम ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप फॉर्म। कोई भी अपना क्लेम है किसी भी पैसे पे और जो सिक्योर्ड नहीं है और जिसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, वो एक्शनेबल क्लेम होता है। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह भी एक्शनेबल क्लेम होता है, बट हमने क्या किया, हमने बोला कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो होगा वो एक्सक्लूड कर दिया शेड्यूल 3 से, मतलब इस पे जीएसटी लगेगा। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में हमने लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग को इंसर्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग पे जीएसटी लगेगा। इन शॉर्ट अभी बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। और ऑनलाइन गेम पे भी लगता है, इसके लिए तुम बस यहाँ पे अभी रेफरेंस दे दो, अभी अपने ज्यादा पढ़े नहीं है ना इसके बारे में, तो लिख दो वीओएस, वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक बार वैल्यू ऑफ सप्लाई तक जब पहुंचेंगे तब तुमको ये वाला चीज अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इतना समझो कि लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेम्स पे जीएसटी लगता है, ठीक है। उसके अलावा कोई और एक्शनेबल क्लेम है, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्लेम करना, या किसी और इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बोल रहा, इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्लेम करना, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी पे तो जीएसटी लगता है, वो अपने पढ़ेंगे भी आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट 6, 7 एंड 8 में लिख दो आफ्टर कस्टम्स, इसको कस्टम्स के बाद करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। कस्टम्स कंप्लीट होगा उसके बाद 6, 7 एंड 8 अपने करेंगे। फिर कुछ कुछ नॉन सप्लाई बोला गया एज पर नोटिफिकेशन। क्या बोला गया? एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत एंड म्युनिसिपल फंक्शन। म्युनिसिपल फंक्शन, पंचायत के तहत अगर कोई भी एक्टिविटी अपने परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। कम ऑन, आजा 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 सब, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई किए, अभी ज्यादा पढ़ाई किए ही नहीं हम लोग। हम लोग का तो एनर्जी डाउन हो रहा है। पानी पियो पानी। आ जाओ, कहा तो कैमरा ऑफ करके कहाँ भाग गया हो तुम लोग? सर हम लोग एक एक झपकी ले लिया, झपकी ले लिया तुम लोग, एग्जाम है तुम लोग का, जल्दी चलो रेडी। शेड्यूल 3 नॉन सप्लाईज की बात कर रहा है। नॉन सप्लाईज मतलब सबसे पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए सिंपल से बात बोल दिया कि सैलरी नॉट टैक्सेबल, परक्विजिट नॉट टैक्सेबल, गिफ्ट में 50,000 पर एम्प्लॉय पर ईयर से ज्यादा है तो ही टैक्सेबल, अदरवाइज नॉट। एम्प्लॉय अगर नॉट ज्वाइनिंग द कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है देन it will be taxable and employee will pay the GST. Court tribunal not taxable, member of parliament not taxable, constitution not taxable, funeral burial mortuary तुम्हारा mortuary and cemetery will be not taxable. Sale of land हमने already कर लिया। actionable claim में it is not taxable but specified actionable claim is taxable, that is lottery betting gambling and online games are taxable.
6, 7, 8 बाद में करेंगे। उसके बाद बोले पंचायत एंड म्युनिसिपल फंक्शंस आर नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट, वापस से दारू आ गया। ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। सर आप तो बोले अल्कोहल टैक्सेबल ही नहीं होता है। अल्कोहल नहीं, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, यानी ठेका चलाने का जो लाइसेंस देता है स्टेट गवर्नमेंट, ये भी तो एक सर्विस है ना, लाइसेंस देना भी तो सर्विस होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो लाइसेंस दे रही है ठेके को, वो टैक्सेबल नहीं होगा, यानी वो लाइसेंस देना भी टैक्सेबल नहीं होगा। सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट आर ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, ये भी नॉट टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन वाला थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी बताऊंगा तो नहीं समझेगा, ठीक है। तो इतना था शेड्यूल 3 जो हमको ध्यान में अपने को रखना है। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम में टेस्ट होता है? 1 नंबर वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला, उसके बाद 6, 7 और 8 और 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 5 तो अभी अपने डीप में समझेंगे, 6, 7, 8 को कस्टम्स के बात करेंगे। इनफैक्ट कस्टम्स होते ही ये 6, 7, 8 ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 110% इससे क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है इससे क्वेश्चन, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आएगा ही आएगा, ठीक है। कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई मतलब क्या होता है? मान लो एक होटल है, हम उस होटल में एक रूम बुक करते हैं और बदले में अपने को ब्रेकफास्ट भी मिलता है वहां पे, ठीक है। क्या जनरली होटल में ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह इंक्लूडेड होता है क्या? जनरली होता है, जनरली इंक्लूडेड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिक नहीं है, मतलब होता है, कर सकते हैं अपने, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, ब्रेकफास्ट। तो ये क्या हो गया? नेचुरली बंडल्ड है, नेचुरली ऐसा होता है, ठीक। अब ये खाना देना एक अलग सर्विस है, होटल वाली अलग सर्विस है, दोनों अलग सर्विस है। बट सिंस ये नेचुरली होता है ना, तो गवर्नमेंट बोलती है ये दोनों सर्विस को हम एक मानेंगे, ठीक है। इसमें मेन सप्लाई कौन सा है? खाना खाने गए थे इसलिए होटल में रुक गए, होटल में रुके थे इसीलिए खाना खाना मिला, तो मेन सर्विस क्या है? होटल की। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो जाएगा? होटल वाला। तो फिर पूरी सर्विस को अपने बोलेंगे होटल की सर्विस है। सिमिलरली हम फ्लाइट बुक करते हैं, तो जनरली फ्लाइट में क्या अपने ये बुक कर सकते हैं क्या खाने का? बिल्कुल बुक कर सकते हैं। तो अगर अपने जनरली कर सकते हैं तो क्या ये सेम है? हाँ। तो ये नेचुरली बंडल्ड है, हाँ। तो इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। जब नेचुरली बंडल्ड होता है, जनरली मार्केट में ऐसा होता है, तो वो हो जाता है कॉम्पोजिट सप्लाई। अब बताओ, ब्रेकफास्ट करना था इसीलिए प्लेन में चढ़े, प्लेन में चढ़े थे इसीलिए ब्रेकफास्ट मिला, तो प्लेन की सर्विस हो जाएगी प्रिंसिपल सप्लाई, एंड जीएसटी जो भी लगेगा वो प्लेन की सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए लगेगा। कैसे क्या होता है समझेंगे वो भी, डोंट वरी, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते। ओके, एक गिफ्ट हैम्पर है, ठीक है, शैंपेन है, अचार है, सर अचार, हाँ अचार है, चॉकलेट है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे। शैंपेन नहीं है, हाँ चलो शैंपेन भी यहाँ पे, शैंपेन है, चॉकलेट है, अचार है, सब कुछ है, चिप्स वगैरह है। क्या मार्केट में ऐसा मिलता है क्या जनरली, कि बनवाना पड़ता है अपने हिसाब से, बनवाना पड़ता है? क्या नेचुरली बंडल्ड होता है क्या? जनरली ऐसा मिलता है क्या? नहीं मिलता, ये अपने अपने हिसाब से बनवाते हैं। तो जब कोई चीज अपने अपने हिसाब से एज अ सप्लायर अपने को कोई एक कॉम्बो बना के देता है जो जनरली अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। अब यहाँ पे देखो कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, चॉकलेट खरीदने गए थे इसीलिए अपने अचार ले आए, नहीं नहीं, ये एक बंडल्ड ही था वैसे। तो अब इसमें कौन सा रेट लगाएंगे, रेट क्या यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इस वाले में तो चलो प्लेन वाला प्रिंसिपल सप्लाई है, प्लेन का रेट यूज कर लेंगे। इस वाले में चलो होटल है, प्रिंसिपल सप्लाई, होटल का रेट यूज कर लेंगे। बट इस वाले में तो कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, सब मिक्स्ड है, तो क्या रेट यूज करेंगे? तो हाईएस्ट रेट अपने यूज करेंगे, जो भी हाईएस्ट रेट रहेगा वो यूज करेंगे, ठीक है। Composite supply means a supply made by a taxable person to recipient and comprises of two or more taxable supply. Naturally bundled is the keyword, naturally bundled होते हैं and supplied in conjunction with each other, one of which is a principal supply like flight वाला या होटल वाला, या एग्जांपल लैपटॉप के साथ बैग, लैपटॉप लेने जाते हैं तो जनरली बैग मिलता है क्या? मिलता है। बैग लेने गए थे, लैपटॉप ले आए,
लैपटॉप लेने गए थे, उसके साथ बैग मिला है, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गई? लैपटॉप। तो रेट किसका लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई का, लैपटॉप का रेट लगेगा। क्लियर? इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई मतलब टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस के लिए। ठीक है? और यहां पे रेट क्या होता है? हाईएस्ट टैक्स रेट लगता है, और वो कॉम्पोजिट नहीं होना चाहिए, नेचुरली बंडल्ड नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल समझने के लिए ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल, हाँ, मान लो फ्रिज, तुम रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हो, उसके साथ तुमको बोतल मिलता है। क्या रेफ्रिजरेटर के साथ बोतल मिलता है जनरली? द आंसर इज नो, नहीं मिलता है रेफ्रिजरेटर के साथ बोतल। ठीक है? तो ये क्या हो गया? मिक्स सप्लाई हो जाएगी, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे मिक्स सप्लाई है, तो हाईएस्ट रेट जो भी रहेगा वो लग जाएगा। सर कैसे पता चलेगा? वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं। वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो कोई ना कोई हिंट दे देंगे जिससे तुमको पता चल जाएगा। अगर रियल लाइफ से तब तो तुम एनालिसिस कर पाओगे कि होता है कि नहीं। बाकी अगर कुछ और है जिसके बारे में तुमको नहीं पता, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट होगा जिससे तुमको ये पता चल जाएगा कि ये नेचुरली बंडल्ड होता है कि नहीं होता है। ठीक? क्या इसका कोई स्ट्रेट लाइन है क्या? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका। ये क्वेश्चन पढ़ोगे समझोगे तब तुमको पता चलेगा नेचुरली बंडल्ड होता है कि नहीं होता है। ओके सर, नहीं समझ में आ रहा है, आओ समझाते हैं, हम है ना, क्यों डर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 11, ध्यान से देखो। शर्मा कैरियर्स इज अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी इंगेज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। जीटीए बोलते हैं इसको। ठीक है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये सर्विस होती है, बस अभी इतना समझो कि ये सर्विस होती है अपने लिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। As per the general business practice, Sharma Carriers also provide intermediary and ancillary service like loading, unloading, packing, unpacking, transshipment, temporary warehousing. With reference to the provision of GST law, analyze whether the service are to be treated as a GTA service being composite या mixed supply, जो additional service हम दे रहे हैं। ध्यान से देखो, composite, very good। कीवर्ड कैसे पता चला? जनरल बिजनेस प्रैक्टिस है, मतलब जनरली ऐसा होता है कि जो जीटीए है वो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग और इसकी सर्विस देता है। तो अगर शर्मा ने इसकी सर्विस दी है तो ऑटोमेटिकली इट इज नेचुरली बंडल और ये कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा। जल्दी से बताओ रेट किसका लगेगा? लोडिंग अनलोडिंग वाला रेट लगेगा या जीटीए वाला रेट लगेगा? एवरीबॉडी ट्राई करो। वेरी गुड गरिमा, शिखा, विपुल, रेणुका, राहुल, श्रेया, सुप्रिया, पीयूष, अच्छा मोदी जी, निखिल, क्या बात है, शाबाश। अश्विनी, कैसे पता चला? बिकॉज द प्रिंसिपल सप्लाई इज जीटीए की सर्विस। Composite supply means a supply made by taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supply, combination thereof naturally bundled होना चाहिए, conjunction with each other होना चाहिए, and उसमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। फिर हमने मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख दिया। अब जो इंटरमीडिएरी एंड एंसिलरी सर्विस है are not as provided as independent service but ancillary to principal service and invoice is issued by, ये भी अपने को नहीं देखना है। उसके बाद 10 will be composite supply and not mixed supply even though single price is charged for that supply। उससे फर्क नहीं पड़ता इनवॉइस में एक साथ बिल आ रहा है या अलग अलग बिल आ रहा है, ये ऑलवेज कॉम्पोजिट सप्लाई का ही पार्ट बनेगा। अब दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 14। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? अपने को इस क्वेश्चन में सिर्फ रेट बताना है कौन सा लगेगा। हर एक सप्लाई, हर एक जो लिखा हुआ है सब इंडिविजुअल है। ठीक है? एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट केसेस है। Diksha is engaged in supplying boutique of goods and services in the state of Maharashtra. She has furnished the following information with regard to supply made by her in the month of July. सबसे पहले सप्लाई ऑफ लैपटॉप along with लैपटॉप बैग टू कस्टमर 89,000। बताओ कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई?
लैपटॉप विथ लैपटॉप बैग, यानी लैपटॉप भी दे रहे, लैपटॉप बैग भी दे रहे, तो जनरली साथ में ही दिया जाता है, तो इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, नॉट गरिमा, इट इज कॉम्पोजिट, जनरली मिलता है मार्केट में। तो रेट बताओ किसका लगेगा, लैपटॉप का लगेगा या लैपटॉप बैग का रेट लगेगा? वेरी गुड, लैपटॉप का रेट लगेगा। अब नीचे आते हैं, लैपटॉप का रेट है 18%, लैपटॉप बैग का रेट है 28%, जल्दी बताओ क्या लगेगा? तो दोनों पे, दोनों की वैल्यू पे 28% लगेगा। कितना लगेगा? 28%, सॉरी 18% लगेगा, 18% लैपटॉप वाला रेट लग जाएगा उसमें। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ 10,000 किट टू रिद्धि स्टोर इन कोटा, ईच किट कंसिस्ट ऑफ वन हेयर ऑयल, वन ब्यूटी सोप, वन हेयर कोम। बताओ जनरली मिलता है क्या? बताओ लड़कियों, बताओ जल्दी बताओ। लड़के लड़के बोल रहे हैं आए, आए हम बैगन। देखो यहाँ पे क्या, एक हेयर ऑयल, एक ब्यूटी सोप और एक हेयर कोम जो होता है अलग होता है, ठीक है, एक साथ नहीं मिलता है, नेचुरली बंडल्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे ये हो गया मिक्स्ड सप्लाई, एंड मिक्स सप्लाई में बताओ किसका रेट लगेगा? सर ऐसे नहीं बता पाएंगे किसका रेट लगेगा, आप मेरे को पहले दिखाइए क्या है सबका रेट। तो हेयर ऑयल है, सोप है, कोम्ब है, हेयर ऑयल है, सोप है, कोम्ब है, यानी 18, 28, 12, इसमें से कौन सा रेट लगेगा? तो 28% रेट लगेगा। सिर्फ हेयर कोम का तो 28 है, 12 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉम्पोजिट में अगर वो आ गया तो सब पे 28% का ही रेट लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, क्या बात है। अब ये वाला आंसर कर लो अगर कर पाओगे तो। 100 किट्स आर गिवन फ्री गिफ्ट टू मुंबई कस्टमर, ऑल आर अनरिलेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ दीक्षा बर्थडे। एक किट में है ए हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप, एंड आईटीसी हैज नॉट बीन टेकन ऑन दैट किट। ध्यान से देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दिमाग में क्या खुलना चाहिए? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में कौन सा खुलना चाहिए? रिलेटेड वाला। अब रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, एंड गुड्स होना चाहिए। गुड्स है, हाँ गुड्स है। बिजनेस है, हाँ है, बट रिलेटेड है क्या? द आंसर इज नो, अनरिलेटेड साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये सप्लाई ही नहीं है, और सप्लाई ही नहीं है तो इस पे जीएसटी का रेट तो छोड़ो, ये जीएसटी ही नहीं लगेगा इस पे, तो इस पे कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, एग्जाम के पहले इसको देखना है अपने को। नेक्स्ट, event management service provided free of cost to her brother, wholly dependent on her, for his son's marriage function in Indore। सर यहाँ पे तो सन्स मैरिज लिखा है, मैरिज मतलब पर्सनल हो गया, तो सर यहाँ पे तो लगेगा ही नहीं। किसका पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने को देखना है वो देखना है सेलर के। सेलर का इवेंट का काम है, हाँ तो उसके लिए तो धंधा है, ठीक है धंधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो शेड्यूल 1 में आ गया। बिजनेस है, हाँ बिजनेस है, ठीक है। सर्विस है, हाँ इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस है। रिलेटेड है क्या? तो रिलेटेड में ब्रदर तभी रिलेटेड होगा जब डिपेंडेंट होगा। ये देखो डिपेंडेंट है क्या? यस। तो सप्लाई बनेगी, बिल्कुल बनेगी, तो सप्लाई बन जाएगी। एंड रेट कौन सा लगेगा इस पे? जो भी रेट होगा इवेंट मैनेजमेंट का, 5% का रेट लग जाएगा। इजी, सिंपल एकदम। 300 चेयर एंड 20 कूलर हायर्ड आउट टू कृष्णा गार्डन, अजमेर, राजस्थान। वैल्यू इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द चेयर एंड कूलर फ्रॉम दीक्षा गोडाउन एट मुंबई टू कृष्णा गार्डन, अजमेर। अब यहां पे तुमको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चेयर और कूलर अगर तुम हायर करोगे ना, तो पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है, तुमको खुद आके लेके जाना पड़ेगा या तुमको अरेंज करना पड़ेगा। और अगर वो अरेंज करके देगा तो वो उसके लिए पैसे चार्ज करेगा। तो बताओ ये कॉम्पोजिट सप्लाई होगा या मिक्स सप्लाई होगा? जो ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा है तुम्हारे पास, क्या ये कॉम्पोजिट है या ये मिक्स सप्लाई है? मिक्स सप्लाई है, मिक्स सप्लाई बनेगा, कॉम्पोजिट नहीं। जनरली ऐसा नहीं होता मार्केट में, जनरली तुमको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, तो मिक्स सप्लाई बनेगा। तो यहाँ पे दो सर्विस है, एक हायर की सर्विस है, एक तुम्हारे यहाँ पहुंचाने की सर्विस है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है। दो सर्विसेज है, दोनों सर्विसेज मिक्स्ड होगी। अगर मिक्स्ड होगी तो रेट किसका लगेगा? जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो लग जाएगा। 18% का रेट लग जाएगा इसमें, नहीं का हाईएस्ट रेट 12%, सॉरी 12% का रेट लग जाएगा, ठीक है।
अब इसमें उसमें ऑल्टरनेट भी उन्होंने लिया था। ऑल्टरनेट उन्होंने ये लिया था, इसमें दो आंसर थे, ठीक है, इस वाले में, ठीक है, कभी कभी वो दो आंसर भी देते हैं, ये वाला चीज भी आज सीखते हैं। जो ऑल्टरनेट आंसर उसमें दिया, उन्होंने बोला हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो अपने चेयर ट्रांसपोर्ट करते हैं वो चेयर हम लोग मतलब जो हायर पे लेते हैं, जो मतलब कस्टमर अपने से हायर में लिया उसको अपने ट्रांसपोर्ट करके भी देते हैं जनरली। उन्होंने ये अजम्पशन भी लिया। इस अजम्पशन के बेसिस में उन्होंने बोला कि हम इसको मानेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई। अब अगर अपने इसको कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा हो जाएगा, हायर पे लेना प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएगा। तो रेट किसका लगेगा, जो हमने हायर पे लिया 48,000, ठीक। अब तुम आंसर में देखोगे तो सिर्फ एक ही वाला दिया हुआ है, सेकंड आंसर इसमें नहीं लिखा है, यहाँ पे अपने कॉम्पोजिट वाला सिर्फ दिया है, कॉम्पोजिट सप्लाई वाला हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में सर क्या करेंगे, एग्जाम में अगर एग्जैक्टली सेम इस टाइप का आ गया, चेयर हायर पे दिया और उसको ट्रांसपोर्ट वगैरह करवा रहे, तो अपने भी मेन आंसर कॉम्पोजिट लेके आएंगे, बिकॉज ऑल्टरनेट आंसर कोशिश करते हैं जितना ना लिख सके उतना बेटर है, जितना अपने मेमोराइज कर सकते उतना अपने कोशिश करेंगे कि अपने ऑल्टरनेट की तरफ ना जाए, मेन आंसर पे ही अपने स्टिक रहे, ठीक है। तो मेन आंसर क्या हुआ इसका, चेयर अपने दे रहे हैं और अपने पहुंचा रहे, तो ये मिक्स सप्लाई, ये कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा, बिकॉज पहुंचाने का भी जिम्मेदारी अपना ही है। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया वर्ड से मुझको कुछ हो जाता है। आ जाओ बताते हैं। एक कस्टमर है, ठीक है, वो गया एक बैंड वाले के पास और बैंड वाले को बोल, बैंड वाला नहीं, चेयर टेबल वगैरह के पास, और बोला कि घर पे शादी है, चेयर टेबल मेरे घर पे भिजवा देने का, हम इसको हायर पे लेते हैं। अब ये बंदा पूछता है कि लेके कैसे जाओगे, तो हमने बोला कि यार तुम इसको पहुंचा देना मेरे यहाँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो चेयर है ये बंदा इसको यहाँ पहुंचा देगा। अब यहाँ दो सर्विसेज है, सबसे पहले हायर पे लेना, जो चेयर को हायर पे लिया वो सर्विस है, और ट्रांसपोर्ट की सर्विस है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगा कि तुमको ये समझना पड़ेगा कि हायर पे लेना और ट्रांसपोर्ट करना, क्या ये बंडल्ड होगा कि नहीं बंडल्ड होगा, नेचुरली बंडल्ड होगा कि नहीं बंडल्ड होगा। अगर नेचुरली बंडल्ड होगा तो कॉम्पोजिट हो जाएगा, नहीं होगा तो मिक्स्ड हो जाएगा। अब ऐसे ने क्या किया, जो मेन आंसर है, मेन आंसर में उन्होंने बोला कि ये नेचुरली बंडल्ड होता है, तो इसको कॉम्पोजिट का पार्ट अपने बना लेंगे, ठीक है, कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट बना लेंगे। और ऑल्टरनेट में उन्होंने बोला इट कैन ऑल्सो बी अज्यूम्ड कि ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो ये मिक्स्ड का पार्ट हो जाएगा। बट मेन आंसर में अगर अपने को सिमिलर टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि चेयर वगैरह भाड़े पे लिया है एंड वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है और क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो वी विल ट्रीट इट एज कॉम्पोजिट सप्लाई, एंड रेट किसका लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई, दैट इज हायर वाले का रेट लग जाएगा। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? ओके, दैट्स इट, यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब इस कॉम्पोजिट एंड मिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्रिंटर वाला, ठीक है। प्रिंटर वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप उसको ठीक से समझोगे नहीं। प्रिंटर वाला पॉइंट मतलब ये दो पॉइंट की बात करो। उसके पहले एक नॉर्मल पॉइंट है, वो पहले देख लेते हैं। आप सिनेमा हॉल में जाते हो, मस्त पीवीआर में आप मूवी देखने जा रहे हो, मस्त सीट बुक कर लिया, आपको इच्छा हुई पॉपकॉर्न खाने की, आप चले गए पॉपकॉर्न लेने, पॉपकॉर्न का रेट देख के आपके होश उड़ गए, आप बोले मैं तो जमीन का पेपर लाया ही नहीं, जमीन का पेपर नहीं देना पड़ेगा। तुम मान लो पॉपकॉर्न लेते हो वहां पे 5,000 नहीं, 500 रुपए का, 500 रुपए का पॉपकॉर्न लेते हो। अब द क्वेश्चन यहाँ जो अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि 500 रुपए का जो पॉपकॉर्न लिया है, क्या ये रेस्टोरेंट सर्विस है या ये सिनेमा जो टिकट बिक रहा उसकी सर्विस है, ये सर्विस है किसकी, कैसे पता चलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो पॉपकॉर्न की सर्विस है ये एक सेपरेट सर्विस है, दिस इज अ रेस्टोरेंट सर्विस, इस पे सेपरेट जीएसटी लगेगा, इसको क्लब नहीं करना है टिकट की प्राइस के साथ। बट अगर टिकट काउंटर में हमने कॉम्बो लिया, यानी टिकट भी लिया और पॉपकॉर्न भी लिया, उस सिनेरियो में वो कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई है एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा, तो एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा का रेट लग जाएगा। यानी supply of food or beverages in cinema hall is taxable as restaurant service as long as food and beverages are supplied as a part of a service and supplied independent of cinema exhibition। यानी अलग है, ये अलग है, वो अलग है। बट अगर sale of cinema ticket and supply of food and beverages are clubbed together
एंड बंडल टुगेदर तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा एंड इंटायर सप्लाई विल अट्रैक्ट जीएसटी एट अ रेट एप्लीकेबल टू सर्विस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा, जो कि एक प्रिंसिपल सप्लाई है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस बार इससे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। इंपॉर्टेंट अभी नोटबुक में लिखते चलो, फिर एक साथ मार्क कर लेना जब बुक आएगी तुम्हारे पास, पेज नंबर 18 का ये वाला सिनेमा हॉल वाला। ठीक है, ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही करते हैं। सर हमारा सप्लाई में अभी और क्या क्या बचा हुआ है? अभी अपना सप्लाई में बचा हुआ है लास्ट वाला सर्कुलर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना प्रिंटिंग वाला बचा हुआ है, प्रिंटिंग वाला अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अपना क्वेश्चन जो भी है थोड़े बहुत पेंडिंग है, 2-3 क्वेश्चन पेंडिंग है, उसको अपने कंप्लीट करेंगे एंड उसी के साथ अपना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, डिस्टिंक्ट पर्सन वाला रह गया ना, एक काम करते हैं उसको कल ही लेते हैं फिर। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन वाला भी कल लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, एंड जो डेमो देख रहे हैं वो डेमो कर लेना। ठीक है, कल वाला ऑफ है, कल ऑफ है अपना, बिकॉज कल रिजल्ट है एंड जिन लोगों का रिजल्ट है ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। होप सो बहुत अच्छा रिजल्ट आया आपका, मेरे को पार्टी देना बिल्कुल भी भूलना मत। एंड अपने अब मिलेंगे वेडनेसडे या थर्सडे को, डिपेंडिंग कैसा सिचुएशन रहता है, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। ठीक, दैट्स इट। एंड डीटी की बुक भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, प्रिंटिंग में चली जाएगी आजकल में, एंड अपने फिर डीटी भी स्टार्ट कर देंगे रिजल्ट के बाद। 11th से मोस्ट प्रोबेबली 11-12 से अपने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एंड सबसे पहला जो चैप्टर है उसका पीडीएफ दे दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली अपने कैपिटल गेन करेंगे एंड कैपिटल गेन कंप्लीट करने के बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। चलो, that's it for today, thank you very much for joining in, bye bye, take care।